ना मेरा कुछ ऐसा है कि आप सीखते ही तभी हो और आपको सीखना भी तभी चाहिए जब आपके हाथ में कोई टास्क हो या आपके हाथ में कोई प्रोजेक्ट हो या आपको कोई टारगेट हो। मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ सीख रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, सो दैट इज गुड फॉर नथिंग, ऐसा मेरा बिलीव है। ठीक है। सो इफ आई एम वर्किंग ऑल्सो इन अ कंपनी और समथिंग, I always takes a task first, then I go on learning, right? And I've also taught around 5,000 students data structures, algorithms, and Java, and even some system design also, right? And actually, I worked at coding blocks also, right? So that's why. So I have taught these much students, and my students are also getting placed at Microsoft also. Many are getting placed at Amazon also, and many companies. यार मतलब व्हाट आई बिलीव इज कि आप अपने आप को भी एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो और आप बाकी लोगों को भी अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो, राइट? सो ये मेरा एक बिलीव है। तो इसलिए मतलब मेरे को ऐसा लगता है अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो साथ के साथ ग्रो करो और दूसरों को भी अपने साथ ग्रो कराओ। एंड अगर आप कुछ पढ़ते हो और किसी को पढ़ाते भी हो इन टेक्नोलॉजी, सो आपकी वो चीज़ अच्छे से ग्रास्प कर पाते हो, राइट? सो मेरे हिसाब से अगर कोई चीज़ को ढंग से सीखना है, ये अभी तक मैं इंट्रो ही बता रहा हूँ तुम्हें, तो अगर किसी चीज़ को ढंग से सीखना है, तो ढंग से सीखने के तरीके क्या हैं? ढंग से सीखने का तरीका ये है कि साथ-साथ आप लर्न एंड इम्प्लीमेंट ऑन द गो। मेरी एक इस बात को ध्यान रखना। सेकंड थिंग इज़ आप जो चीज़ सीखते हो, वो आप एक छोटा-सा ग्रुप अपना बना सकते हो। देखो, हमारे कॉलेज में एक इश्यू ये था कि हमारे कॉलेज में बहुत कोई बड़ी कम्युनिटी नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे लोग बहुत छुप-छुप के काम करते हैं। तो लोग सोचते हैं कि वो मेरे से आगे निकल जाएगा या मैं उससे आगे निकल जाऊँ या ऐसा, यार ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? ट्राई टू वर्क विद ईच अदर। आप साथ-साथ एक-दूसरे को अगर पढ़ाओगे, ठीक है? एक-दूसरे के साथ पढ़ोगे, आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग होंगे। मेरे को ऐसा लगता है, राइट? सो दिस इज अबाउट मी। तो रुद्राक्ष का हैंड रेज, रुद्राक्ष कोई क्वेश्चन है तुम्हारा भाई? किसी का कोई अभी तक कोई क्वेश्चन है यहाँ पे इस चीज पे? अपने क्वेश्चंस तुम चैट में टाइप कर सकते हो किसी कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है। तो अब हम जरा डिस्कस करते हैं आगे चीजों पे। तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो मेरे पास आया था, हाउ इज कॉर्पोरेट लाइफ? सो कॉर्पोरेट लाइफ क्या स्ट्रेसफुल है? अच्छा, मैं आई हैव आल्सो वर्कड विद Nagarro also, right? For a brief but not for a very large period, right? So I moved to EdTech, then I moved to software engineering also. Basically मैंने simultaneously यार सब किया है, मैं तुम्हें सही बताऊं, in computer science, and I enjoyed everything. तो कॉलेज लाइफ के बारे में तुमने मुझे शेयर सम गुड मेमोरीज मोमेंट्स एट यूआईटी एमडीयू। सो यूआईटी एमडीयू में तो यार बेसिकली घूमते थे फिरते थे। तो मुझे नहीं पता तुम लोगों का काफी टाइम कोविड में चला गया हो, तो हमारा तो नहीं गया था। तो वी वर हॉस्टलर्स एंड बॉयज हॉस्टल नीलगिरी वाला, है ना? धौलागिरी वाला जो रहते हैं उनको पता होगा। तो वी यूज्ड टू हाँ लिव हाँ। देयर एंड यार मुझे मेरी इको हो रही है तो वहां से म्यूट करना पड़ा, ठीक है? सो वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट एंड मतलब घूमना फिरना, क्रिकेट खेलना, यही सब ज्यादा करते थे, राइट? सो दैट वाज द लाइफ। सो गुड मोमेंट्स मेरे हिसाब से काफी सारी चीजें अच्छी लगती थी मेरे को वहाँ की, बिकॉज यूनिवर्सिटी इज बिग। हाँ, अगर कुछ ग्रुप्स होते, कुछ ज्यादा लाइक माइंडेड पीपल होते वहाँ पे तो और अच्छा लगता कंपैरेटिवली, राइट? सो मेरे को ऐसा लगता है कि जूनियर्स ने उसके बाद काफी अच्छा काम किया है कॉलेज के अंदर, थोड़ा बहुत ग्रो करवाने के लिए चीज को। एंड मेनी जूनियर्स आर ऑल्सो एट गुड लेवल राइट नाउ, ठीक है? हाउ इज योर कॉर्पोरेट लाइफ? इज इट फन, स्ट्रेसफुल और बोथ? यार अगर मैं कॉर्पोरेट लाइफ की बात करूं, so till now the corporate life is very fun, okay? Stressful I never think it was. The reason being कि यार मेरे हिसाब से मेरे को लगता है अगर आप काम कर रहे हो तो मेरी एक फिलॉसफी ये है काम करने की। अगर आपको कोई टास्क दिया है, देखो आपको पूरा करके तो देना ही है, चाहे कुछ हो जाए। इफ यू आर इन अ कंपनी तो आपको वो टास्क को पूरा करके देना ही देना है अंडर द डेडलाइंस, ठीक है? सो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है? पहली चीज तो ये, डोंट गो फॉर स्ट्रेस। स्ट्रेस से कुछ होता नहीं है, उल्टा हो सकता है कि तुम डेडलाइन स्किप कर दो, तुम्हारा दिमाग चले ना। सो कॉर्पोरेट लाइफ इज फन यार, लर्निंग्स आर ऑलवेज फन। राइट नाउ आई एम पर्सनली फोकस अपॉन लर्निंग मेनी न्यू थिंग्स अक्रॉस द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो मेरे साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक काफी फन टॉपिक है और कभी ना खत्म होने वाला टॉपिक है। तुम लोग अभी बहुत कम चीजों के बारे में जानते होगे, जैसे बहुत लोगों का फोकस डेटा स्ट्रक्चर्स पे होता होगा, बट अगर यहाँ पे
तुम देखोगे तो आयुष से अगर तुम पूछोगे तो आयुष ऑल्सो यू नो used to do a lot of competitive programming, but he is in my contact and open source की तरफ भी उसने काफी ज्यादा फोकस करना शुरू किया है। तो आयुष तुम्हें बता सकता है कि ओपन सोर्स इज रियली ग्रेट एंड रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वहीं से तुम्हें पता लगेगी। आयुष तुम यहाँ हो इधर, सो तुम्हें बता सकता है आयुष, राइट? तो आयुष सैनी जो तुम्हारा सीनियर है या तुम्हारा कोई क्लास फेलो भी हो सकता है, ठीक है। अमन बंसल का यहाँ पे क्वेश्चन आया, do you was serious about your coding skills from starting of college or started giving it importance later? यार देखो फर्स्ट ईयर के में तो आई डिडंट डिड एनीथिंग एंड मेरा कोई ऐसा कंप्यूटर साइंस में बैकग्राउंड भी नहीं था। एंड इन सेकंड ईयर आल्सो जो अपना फोर्थ सेमेस्टर होता है आई टुक अ लैपटॉप देयर एंड दैट वाज आल्सो अ रिफर्बिश्ड लैपटॉप, राइट? सो दैट वाज नॉट इवन न्यू. So I started doing competitive programming and learning the stuff from my fourth semester. And you know, like, हाँ ये होता कि अगर मैं ज़्यादा जल्दी स्टार्ट करता so it would have been more great, right? तो मैंने देखा है कि मेरा मन इस चीज़ में ज़्यादा लगता है and I learn the things quickly जो मैंने देखा है, so मुझे और ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाती। बट यस यार, मतलब मैं इतना कोई सीरियस नहीं रहा हूँ फर्स्ट ईयर और 1.5 ईयर्स तक एक्चुअली मैं इतना सीरियस नहीं रहा हूँ चीज़ों को लेके, राइट? ये सीरियसनेस मैंने बहुत बाद में शुरू करी थी करनी, क्योंकि उस टाइम में यार हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ पता भी नहीं होता था, यू नो, लाइक इन फर्स्ट ईयर एवरीवन यूज्ड टू थिंक जस्ट। अब तुम में से यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कौन कौन है, जरा हैंड रेज कर सकते हो, चैट में लिख सकते हो इस चीज को। फर्स्ट ईयर में तुम लोगों में से कौन कौन है, अगर कोई है या फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, तो यार अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर कॉलेज के एग्जाम्स को फोकस करेंगे तो ये चीज ही गलत है। कॉलेज के एग्जाम्स क्लियर करना बहुत आसान है, मैं आपको ये बात बता देता हूँ। हम लोगों ने तो यार अब एक चीज को देख लिया था कि कॉलेज में एग्जाम्स क्लियर करना है तो लास्ट में पढ़ो, दैट्स ऑल, ठीक है। जो सेकंड ईयर वाले उनको बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना? तो वो वाली चीज है, समझे बात को? तो लेकिन यार कॉलेज को बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि फोकस नहीं करना, फोकस करना है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि तुम एक एक्सक्यूज ले लो कि कॉलेज के साथ तुम कुछ स्किल डेवलप नहीं कर सकते। दैट इज द रॉन्ग पैरामीटर, ठीक है? तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है भाई, ये बात याद रखना, ठीक है? क्वेश्चंस पे मैं आऊंगा यार। अब मैं थोड़ा सा ओपन सोर्स की बात करूंगा, जिस चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करने के लिए मिले हैं। तो यार अगर तुम में से कोई थोड़ा बहुत भी ओपन सोर्स के बारे में जानता है तो मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज ओपन सोर्स अकॉर्डिंग टू यू? कोई भी मेरे को आंसर दे सकता है इस चीज का, बट एक एक करके, और फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं इस चीज पे बात करूंगा। एंड तुमने जो क्वेश्चन पूछा है मुस्कान, दैट आल्सो आई विल फॉलो, ठीक है? अमन बंसल इज सेइंग लर्निंग फ्री। नहीं नहीं भाई, ओपन सोर्स इज नॉट लर्निंग फ्री। और कोई? स्क्रीन शेयर है ना मेरी? हाँ, मतलब मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस। ठीक है, ठीक है। सो यार ओपन सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो तुमने कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज तो किया होगा, जिसमें से वीएलसी मीडिया प्लेयर तो तुम लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को। मोजिला, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स जो तुम लोग यूज करते ही हो, ठीक है? वीएलसी हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, 7 जिपर हो गया। तो ये किस किस ने यूज करे? आई जस्ट वांट टू नो दैट। काफी लोगों ने ये सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रखा होगा, राइट? तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, सबसे पहली बात तो है ये हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। बट बात ये है कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते क्या है? देखो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है, सबसे पहली बात तो इसका कोड जो है वो पब्लिक है। तो कोड पब्लिक है, जो सोर्स कोड है। देखो अब यार एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क का यूज किया गया होगा ना भाई, ठीक है? अच्छा यार मेरे साथ सब बिंदास है ना, ठीक है ना? ऐसा कुछ मत समझना कि तुम झिझक सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने क्वेश्चंस बिंदास पूछो, मैं बहुत चिल आउट, मतलब बहुत पढ़ाता हूँ, तो दोस्ती यारी में ही पढ़ाता हूँ मैं, तो ठीक है ना? तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पब्लिक होता है कोड, ठीक है ना? पब्लिक का मतलब क्या है? इसको कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है, ठीक है? सबसे पहली बात, इसको कोई भी जाके यूज कर सकता है, फ्री टू यूज, तुम्हें परमिशन नहीं लेनी है। जैसे मान लो यार, अब तुम्हें क्या हुआ, तुमने बोला यार मुझे मुझे अपना अपना एक मीडिया प्लेयर बनाना है,
वीएलसी तो है मार्केट में, ठीक है। तुमने बोला मुझे अपना एक मीडिया प्लेयर बनाना है, जैसे मान लो यार अंकुश ने बोला कि मुझे अपना एक मीडिया प्लेयर बनाना है, ठीक है। अब अंकुश मीडिया प्लेयर बना रहा था, बट उसे ना वीएलसी का एक फीचर बहुत पसंद आ गया, ठीक है। हद पसंद आ गया उसको वीएलसी का फीचर। तो उसने बोला यार ये वीएलसी के फीचर का कोड मैं दोबारा से लिखूं, इससे अच्छा मैं जो अपने वाला मीडिया प्लेयर है, जैसे मान लो उसका नाम क्या है, अपना मीडिया प्लेयर, मैं अपना मीडिया प्लेयर के अंदर ना ये वीएलसी का कोड यूज कर सकता हूं क्या? तो वीएलसी मीडिया प्लेयर क्योंकि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो उसका आंसर है हाँ। अंकुश जो है अपने मीडिया प्लेयर के अंदर बिना किसी परमिशन के वीएलसी का कोड जो है यूज कर सकता है, तो फ्री टू यूज, ठीक है। यानी ओपन सोर्स का एक्चुअल मतलब फ्रीडम है, ये बात याद रखना। फ्रीडम किस चीज की? फ्रीडम टू यूज, ठीक है। और क्या है, कोड भी पब्लिक है, ठीक है, तो कोड भी तुम्हें दिखाई देता है। अच्छा, अब तीसरी चीज क्या है, एक तो फ्री टू यूज हो गया, फ्री टू यूज मतलब एप्लीकेशन को भी तुम फ्रीली यूज कर सकते हो। क्या तुम में से किसी ने आज तक वीएलसी के पैसे भरे हैं? मुझे पता है तुम लोग विंडोज के भी पैसे नहीं भरते होगे राइट, बट क्या तुमने आज तक वीएलसी के पैसे भरे हैं? नहीं भरे ना वीएलसी के पैसे। तो नहीं, कभी नहीं। वीएलसी के पैसे जब तुमने नहीं भरे तो इसका मतलब क्या है, मोजिला के पैसे भरते हो? नहीं भरते हो। तो वो क्या है, वो फ्री टू यूज है, इवन उसका कोड भी फ्री टू यूज है, कोड भी फ्री टू यूज है। तुम कोड उठाओ, अपनी एप्लीकेशन में डालो, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, चौथी चीज क्या है यार, अब जैसे तुम मान लो विंडोज यूज कर रहे हो यार, तो एक बात बताओ, जब तक तुम माइक्रोसॉफ्ट में काम नहीं कर रहे, क्या तुम विंडोज को के कोड को मॉडिफाई कर सकते हो? मैं अभी अमन आऊंगा उस चीज पे, हाउ कैन वी सी द कोड, राइट। मैं तुमसे यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ, क्या तुम विंडोज के कोड को मॉडिफाई कर सकते हो? मान लो तुम्हें विंडोज में, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में कोई फीचर अच्छा नहीं लगा, बुरा फीचर था, तुम्हें नहीं अच्छा लगा, तुम बोल रहे यार इससे अच्छा फीचर डालना चाहता हूं मैं, क्या तुम कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कोड जो है वो क्लोज सोर्स है, इट इज नॉट ओपन सोर्स, दैट कोड इज क्लोज्ड सोर्स, ठीक है। तो बेसिकली क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर सिक्के का एक ही पहलू है, क्या? हम लोग सिर्फ यूजर है, सिर्फ यूज कर रहे हैं उसको। लेकिन ओपन सोर्स के अंदर ना यार, ओपन सोर्स के अंदर सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? तुम वीएलसी को यूज भी कर सकते हो, और मान लो तुम्हें दिखा यार वीएलसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो तुम वीएलसी के अंदर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो उसको बनाने में, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो उसको बनाने में, ठीक है। यानी तुम यूज भी कर सकते हो और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, किसमें? वीएलसी में। सो बेसिकली इसलिए मैं क्या कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ ओपन सोर्स एक फ्रीडम है, ठीक है। अब यार हम बात करते हैं ओपन सोर्स करना क्यों चाहिए, ये काफी लोगों का सवाल हो सकता है, ओपन सोर्स का फायदा क्या है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे तो स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बस तुम लोगों से इस चीज पे एक बार डिस्कशन कर रहा हूँ, फिर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। यार पहला एग्जांपल तो मैं लेता हूँ आयुष का, ठीक है। तो आयुष ने ओपन सोर्स के अंदर कंट्रीब्यूशन किया एंड ही फेच्ड द इंटर्नशिप एट रेड हैट। तो उसने मेरे से बात करी रेड हैट के अंदर क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। सो ही हैज सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस, उसको रेड हैट में इंटर्नशिप इस टाइम पे मिली हुई है, राइट। अगर मैं अपनी बात करूं, आई आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू ओपन सोर्स, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, अब मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो दो लोग हैं, ठीक है। सो वन इज मानसी एंड वन इज अंकुश, ठीक है। अब होता क्या है कि मानसी एंड अंकुश, ये दोनों लोगों ने बहुत अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स किया है, ठीक है। पहली चीज क्या है, बहुत अच्छे से एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स ये लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मानसी ने भी 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, अंकुश ने भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। बट अंकुश ने एक चीज और एक्स्ट्रा करी थी, वो ये था कि अंकुश ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को बनाने में मदद करी थी। जैसे अंकुश के रेज्यूमे में ये चीज मेंशन है कि इसने वीएलसी मीडिया प्लेयर के अंदर ये कंट्रीब्यूशंस करे हैं। वीएलसी मीडिया प्लेयर को लाखों लोग यूज करते हैं, लेकिन मानसी ने सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर से किया। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर तुम लोगों को जॉब के लिए किसी का रेज्यूमे सेलेक्ट करना हो, तो तुम मानसी का रेज्यूमे सेलेक्ट करोगे या अंकुश का रेज्यूमे सेलेक्ट करोगे फॉर जॉब? तुम्हें किसी को जॉब देनी है, लेट अस सपोज, तो तुम किसको जॉब देना चाहोगे दोनों में से? ये क्वेश्चन है। अंकुश को जॉब देना चाहोगे दोनों में से,
क्यों अंकुश को जॉब देना चाहोगे? ऐसा क्या है भाई? ऐसा क्या किया उसने? तुमने देखा बंदे के पास हैंड्स ऑन स्किल्स भी है, बंदे के पास डेवलपमेंट स्किल्स भी है, ठीक है? बंदे ने एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में मदद करी है जिसको लाखों लोग, मिलियंस ऑफ लोग यूज करते हैं, ठीक है? तो अगर मैं अपनी बात करूं यार, तो अगर मैं अपना रिज्यूमे की बात करूं, जो मैंने अमेज़न के जॉब के लिए रिज्यूमे सेंड किया था, ठीक है? एंड इवन फॉर अदर जॉब्स, तो मेरे रिज्यूमे के अंदर एक अच्छा खासा पोर्शन डेटा स्ट्रक्चर्स प्लस एल्गोरिथम्स, देखो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैंने भी करी है, अच्छे लेवल तक करी है। उसके अलावा इन माय रिज्यूमे देयर आर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस कि यार आई एम टॉप 20 कंट्रीब्यूटर इन दिस प्रोजेक्ट। आई डिड भाई ये काम किया, मैंने ये स्किल्स पे काम किया। आप मेरे कंट्रीब्यूशन जाके देख सकते हो, वो सब पब्लिक होता है, कैसे होता है वो मैं भी बताऊंगा। तो यार इस चीज का प्रभाव क्या पड़ा? अब जब फोर्थ ईयर थर्ड ईयर में आप जाते हो ना, तो अक्सर स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है, सर हमारे पास दिखाने को प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो प्रोजेक्ट्स की नीड भी यहाँ खत्म होती है, क्योंकि आपके पास अच्छे खासे कॉन्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड थिंग ये है कि आपके पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी है, एक रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट करने का। और एज अ स्टूडेंट भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो ओपन सोर्स के अंदर। सबसे झकास बात इसके बारे में यही है, ठीक है? ओपन सोर्स की कुछ प्रोग्राम्स हैं जिससे आपको पैसे भी मिल सकते हैं, जैसे गूगल समर ऑफ कोड इस टाइम में $1500 देता है, मेरे टाइम में $3000 देता था, मेरे से पिछले टाइम में $6000 देता था, ठीक है? ऑफकोर्स कम किया है, लेकिन अभी भी $1500 दे रहा है गूगल समर ऑफ कोड। गूगल सीजन ऑफ डॉग्स आई गेस $3000 देता है, ओपन सोर्स प्रोग्राम है, ठीक है? और आपका LFX मेंटरशिप के अंदर भी कुछ पैसे मिलते हैं। गिटहब एक्सटर्नशिप प्रोग्राम होता है आपका, आई थिंक दैट इज फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, उनको भी पैसे दिए जाते हैं, ठीक है? साथ साथ में एक्सपीरियंस के साथ साथ पैसे भी हैं। अच्छा, आउटरीच ही जो एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपका जो सिलेक्शन रेशियो है वो थोड़ा गर्ल्स का ज्यादा होता है, उसके अंदर भी अराउंड 3.5 लाख या 4 लाख के अराउंड पैसे मिलते हैं, राइट? सो दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है नेटवर्किंग। यार अब तुम लोग मान लो आपस में तो एक दूसरे को जानते हो, बट क्या तुम कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली उनको कितने लोग जानते हैं, या कितने लोगों को तुम जानते हो, ये बात है। तो यार एक बात बताओ, VLC मीडिया प्लेयर कोई बंदे मेंटेन करके रख रहे हैं, वो बंदे तगड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो होंगे, ये बात तो एग्री करते हो मेरे से? तो जो VLC मीडिया प्लेयर को मेंटेन करके रख रहे हैं, सही बात है ना? अब तुमने उनके प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया, तो तुम उनके साथ कनेक्ट हुए या नहीं हुए? हुए ना कनेक्ट? तुम्हारी उनके साथ बातचीत होने लगी, उन्होंने तुम्हारी स्किल्स को एंडोर्स करना शुरू किया, ठीक है? अब मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने गूगल समर ऑफ कोड में रेड हैट के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ काम किया। यही नहीं, नॉट ओनली दिस, जावा चैंपियन फ्रॉम रेड हैट बार्सिलोना, ठीक है, ही वाज माय मेंटोर, ठीक है? तो समझ तुम्हें ये बात आनी चाहिए कि ही वाज माय मेंटोर। एंड हु वाज ही वाज अ जावा चैंपियन फ्रॉम रेड हैट बार्सिलोना, एंड आई इवन मेट अ पर्सन एंड ही वाज फ्रॉम रेड हैट बोस्टन, ठीक है? ही वाज लाइक 50 एज पर्सन, राइट? ही स्टिल कोड्स। तो कहने का मतलब ये है यार कि जब तक तुम अपने क्वालिटी कनेक्शंस नहीं बनाओगे, जॉब सर्च में तुम्हें हेल्प नहीं मिलेगी। और अगर तुम ओपन सोर्स करते हो, तो ओपन सोर्स का एक फायदा ये भी है कि तुम्हें क्वालिटी कनेक्शंस भी बनाने का मौका मिलता है, ठीक है? यहां तक किसी का कोई बिंदास क्वेश्चन है, अपने आप को अनम्यूट करो एक एक करके और पूछ लो, बताओ। तो कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चले फिर। या है किसी का? चलो फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है? तो ओपन सोर्स के फायदे तुम लोगों ने देखे, यहाँ पे इतने सारे फायदे हैं, ठीक है? अब एक क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि मुझे नहीं पता वो किसका क्वेश्चन था, इफ दैट पर्सन इज है, तो उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इम्प्रूव कैसे किया जाए, और मेरा मन नहीं करता कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने का, तो क्या जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ये किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, शर्माने वाली इसमें बात नहीं है, ठीक है? और अगर किसी और का भी ये डाउट है तो वो भी हैंड रेज कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द क्वेश्चन वाज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आई एम नॉट एबल टू इम्प्रूव,
तो इम्प्रूव कैसे करा जाए और मेरा मन भी नहीं करता है करने का, तो क्या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जॉब के लिए नेसेसरी है? ये क्वेश्चन था। सो अमन बंसल ने हैंड रेस किया है। यार सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। अब अगर तुम एक चीज को नोटिस करोगे तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तुम्हें लगेगी कि हाँ जरूरत है, ठीक है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं, मैं ये नहीं कह रहा सब कंपनीज, बट कितनी कंपनीज होंगी, 5-10, ठीक है। तो 5-10 कंपनीज ऐसी जरूर है जो कि बहुत बड़ी टेक जाइंट्स हैं जिनको जरूरत होगी, ठीक है, इस चीज की। बट अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मन नहीं है तो क्या तुम्हें करनी चाहिए? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रेड हैट। क्या रेड हैट में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पूछी जाती है? बिग नो, नहीं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ब्राउजर स्टैक। क्या ब्राउजर स्टैक में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक अच्छे लेवल पे पूछी जाती है? बिग नो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा पैकेजेस जरा जाके चेक कर लेना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं रेड हैट की बात करूं तो पैकेज, एवरेज पैकेज अराउंड 9 to 12 LPA, राइट, जो स्टार्टिंग है तुम्हारा। अगर मैं ब्राउजर स्टैक की बात करूं, दे आर आल्सो गिविंग आई गेस 15-16 प्लस ही है, ठीक है, पैकेज। गोजैक अ बिग नो, 22 to 23 LPA पैकेज है उसका, ठीक है। तो यार यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जिनको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जितना नहीं जाते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। पहले ही बता रहा हूं मैं ये चीज, तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये कंपनियां कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, देखो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज अ स्पोर्ट्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इज अ स्किल, ठीक है। तो दोनों चीजों को तुम कंफ्यूज मत करो, पहली चीज तो ये है, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है तो हम डेटा स्ट्रक्चर्स भी नहीं करेंगे। नहीं, गलत, गलत चीज है, ठीक है। तो तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम को एक अच्छे लेवल पे करना ही है, अच्छे से करना है और अच्छे लेवल पे करना है। बट जरूरी नहीं है कि तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी साथ साथ चलाओ, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम्हारा टारगेट कुछ ऐसी कंपनीज है जो सही में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पर ही फोकस करती हैं, ठीक है। जैसे अब कोई मेरे को बोले यार कि आई वांट टू गो टू कोड नेशन, जिसका आई गेस जो बेस है, जो इन हैंड है, दैट इज अराउंड 30 LPA, बट टैक्स वैक्स उसमें भी कटेगा ही, ठीक है, बट बेस इतना है उनका। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है। क्योंकि अगर तुम उनके क्वेश्चंस देखोगे कोड नेशंस के, तो कोड नेशन के क्वेश्चंस एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो कुछ कंपनीज में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड है, कुछ में नहीं है। तुम्हारा फोकस कैसा होना चाहिए? देखो अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो, बिल्कुल करो, नो प्रॉब्लम इन दैट। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारी जो रेटिंग्स होनी चाहिए वो रिग्ड नहीं होनी चाहिए। रिग्ड का मतलब चीटिंग करके कंपटीशन दे रहे हो, रेटिंग बढ़ा रहे हो, रेज्यूमे में भी सिलेक्ट हो जाए, टेक्निकल राउंड में बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो रेटिंग अपनी मेहनत से इंप्रूव करो। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे करनी चाहिए उस पे एक अलग सेशन हम बाद में कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिस्कशन यहाँ नहीं करूंगा, ओपन सोर्स पर ज्यादा डिस्कशन करना है मेरे को, क्योंकि ठीक है। और अगर आपके पास 4 साल है, ठीक है, मैं ये मानता हूँ यार कि मेरी तरह तुम्हें नहीं करना चाहिए कि 1.5 साल बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं करी है और बाद में प्रोग्रामिंग पे फोकस करना शुरू किया। दैट इज नॉट द करेक्ट वे यार, ठीक है, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। तो करेक्ट वे क्या है? करेक्ट वे ये है कि आप प्लस प्लस थोड़ा सा हैंड्स ऑन स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन्स, ओपन सोर्स, इन सब चीजों में ध्यान दें। 4 साल बहुत बड़ा टाइम होता है यार। अगर चलो 4 ना लगाओ, पहले के 3 साल भी लगा लो तुम, तो इट इज अ वेरी बिग टाइम, राइट। तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए किस चीज पे? तुम्हारा फोकस होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे, तो फोकस होना ही है। डेली की डेली 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो 365 दिन के अंदर, तकरीबन तकरीबन तुम्हारे 700 प्लस क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये बात याद रखना। तो डेली में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डेली में बस जितना 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बहुत है, ठीक है, पहली चीज तो ये है। और साथ ही साथ अपना दूसरी चीजों पे फोकस करो। हैकाथॉन में जाओ, टीम बनाओ, ठीक है। तुम लोगों में देखो, हमारे कॉलेज में एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे कॉलेज में कोई टीम वर्क, टीम पे काम नहीं करता, गलत है। टीम बनाओ, हैकाथॉन में जाओ, अपने प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे आपके, ठीक है। कुछ कुछ हैकाथॉन से आपको जॉब भी मिल सकती है, हाँ सही बता रहा हूँ, कुछ कुछ हैकाथॉन से जॉब भी मिलती है, ठीक है।
ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो, एक ऐसा रिज्यूमे बनाओ यार कॉलेज से बाहर आने पर कि तुम्हें देख के मजा आ जाए। अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को बहुत सीरियस नहीं लेना चाहते तो अब उसको इम्प्रूव कैसे करना चाहिए, जो लोग करना चाहते हैं उस पे हम अलग बात करेंगे, कुछ रिसोर्सेज क्या यूज कर सकते हैं उस पे भी हम अलग बात करेंगे, बट आज के सेशन में अभी हम ओपन सोर्स पे बात करेंगे ज्यादा, ठीक है। तो एक जो क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास आया है, दैट इज गिट एंड गिटहब में डिफरेंस। अच्छा, किसको इसके बारे में पता है, गिट और गिटहब के बारे में किसको अच्छे से पता है यहाँ पे, कोई है क्या? चलो अंकुश को पता, और फातिमा को पता है, अमन को पता है यार। बहुत एक तरीके से मैं बात करता हूं, चलो यार मान लो कि तुम एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, मैं जरा स्क्रीन शेयर करने वाला हूं, ठीक है। सो मान लो तुम एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, एक पर्सनल प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो पर्सनल प्रोजेक्ट जब तुमने शुरू किया, मान लो तुमने एक फाइल बनाई, जैसे मान लो तुम पाइथन में बना रहे हो, कुछ पाइथन में बना रहे हो, राइट। लेट अस से abc.py, ये तुमने फाइल बनाई, इसके अंदर तुमने कुछ कोड वोड भी लिख दिया, ठीक है। कुछ 100 लाइंस ऑफ कोड यहाँ तुमने लिखा है, ठीक। अब तुम क्या करना चाहते हो ना, अब तुम इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हो, मॉडिफिकेशंस करना चाहते हो। तो तुमने मॉडिफिकेशंस करी, तुमने बोला भाई चल यार कोड ऐड करते हैं, ठीक है। तुमने कुछ कोड और ऐड कर दिया, मान लो तुमने 15 लाइनें और ऐड कर दी कोड की, 15 लाइंस, या मैं कहता हूँ 15 छोड़ो, तुमने कुछ 100 लाइनें और ऐड कर दी कोड की, और 100 लाइनें ऐड कर दी कोड की, ठीक। तो अब तुम्हारे पास abc.py के अंदर कुछ 200 लाइन ऑफ कोड है। बट यार अब मुझे एक बात बताओ, मान लो तुम्हें अब समझ आया कि ये जो मैंने कोड लिखा था, ये इस फीचर की मुझे जरूरत ही नहीं है भाई, ये फीचर चाहिए ही नहीं था मुझे। तो गाइस अब एक बात बताओ, इस फाइल के अंदर इस फीचर को हटाने के लिए अब तुम क्या करोगे, इस टाइम पे क्या करोगे बताओ। बोलो। अभी जो 100 लाइनें एक्स्ट्रा ऐड करी है तुम्हें चाहिए ही नहीं था, या मान लो कोड गलत था, तो क्या किया जाएगा इसमें? अरे कुछ बोल दो भाई, हाँ, रिमूव कर देंगे इसको, लाइनों को रिमूव करोगे। हाँ यही कह रहे हो ना। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर मान लो कि बहुत सारे अपने को म्यूट करने का। अब मान लो कि यार इसके अंदर अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शन इधर उधर कॉल दे रहे होते हैं, तो इसको रिमूव करने में तुम्हें टाइम लगता है या नहीं लगता? पूरे कोड को सबसे पूछ रहा हूँ मैं। मान लो ये कोड 100 लाइनों का नहीं, कुछ 1 लाख लाइनों का होता, तुमने कोड ऐड किया, अब इस कोड ने अलग अलग फंक्शंस को कॉल किया, ठीक है। तो अब इसको रिमूव करने में टाइम लगता है या नहीं लगता? अच्छा खासा टाइम लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो तुमने एक चीज को नोटिस किया यार, ये तो चीज अच्छी नहीं हुई कुछ, ये तो चीज कोई अच्छी नहीं हुई यार, ठीक है। पहली बात तो अब तुम्हें मैनुअली रिमूव करना पड़ रहा है, अच्छा खासा टाइम देना पड़ रहा है कि रिमूव होने के बाद तुम्हारा कोड पहले जैसा हो जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा तुम्हें कि तुम्हारा कोड रिमूव करने के बाद पहले जैसा हो जाए। तो ये काम अपने में एक हेडेक है यार। प्रोग्रामिंग के अंदर यू शुड बी लेजी, तुम्हें लेजी होना जरूरी है। तो अब तुमने बोला यार अच्छा, तो आप बेसिकली ये चाहते हो कि हम अपना पुराना वर्जन मेंटेन करके रखें, हम अपना हिस्ट्री कहीं स्टोर करके रखें, सही बात है नहीं है? तुमने बोला यार अब ये चाहते हो कि हम अपनी हिस्ट्री कहीं स्टोर करके रखते हो, एक काम करते हैं ना, मैं इस फाइल का डुप्लीकेट बना लेता हूँ, मैं इस फाइल का डुप्लीकेट बना लेता हूँ, मैं इस फाइल का डुप्लीकेट बनाता हूँ abc2.py, 100 लाइंस ऑफ कोड इसमें पहले था, मैं अपना 100 और ऐड कर देता हूँ, ये लो भाई बन गया एक और वर्जन। अब आप मेरे को बोलोगे कि ये तो नहीं चाहिए, तो मैं आपको ये उठा के दे दूंगा। ये बात समझ आइएगा इस किसके या किसके नहीं आई तो पूछो एक बात, जो मैंने अभी करी यहाँ पे। मैंने तुमसे बोला यार पुराने वर्जन पे कैसे जाऊं, तुमने थोड़ी सी चतुराई दिखाई, तुमने बोला भाई मैं इस फाइल का कॉपी बनाऊंगा
इस फाइल की कॉपी बनाने के साथ इसके अंदर 100 लाइन ऑफ कोड ऐड करूंगा। अगर आप बोल रहे हो कि ये गलत है तो मैं आपको ये दोबारा से उठा के दे दूंगा। सही बात है ना यार, बोलो। अच्छा, समझ जिसको आ गई हो कम से कम यस तो लिखो भाई, कुछ तो लिखो चैट में, या डाउट है तो पूछो, बिंदास लिखा करो यार, ठीक है। लेकिन यार अब एक बात बताओ, तुम ऐसे कितने वर्जन बनाओगे यार? मान लो फाइलों पे फाइलें, फाइलों पे फाइलें, मान लो अब तुम एक एप्लीकेशन बना रहे थे। एक एप्लीकेशन हमेशा इंक्रीमेंटली बनती है, इंक्रीमेंटली बनती है एक एप्लीकेशन। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तुम्हें, ठीक है। मान लो एक तुम गाड़ी बना रहे हो, गाड़ी बना रहे हो तो सबसे पहले तुम गाड़ी का जो तुम्हारा बोर्ड होता है, ठीक है, वो बनाते हो। फिर उसके ऊपर तुम गाड़ी का ऊपर का स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है। ये मैं अलग अलग पार्ट्स में इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। फिर तुम इंजन विंजन लगाते हो, फिर तुम टायर लगाते हो। तो ये गाड़ी भी इंक्रीमेंटली बनती है, एक एप्लीकेशन भी इंक्रीमेंटली बनती है। मान लो तुमने अपनी एप्लीकेशन को बनाया कि पहले तुमने एक सबसे पहले नॉर्मल फीचर डाला, फिर तुमने एक और फीचर डाला, फिर तुमने एक और फीचर डाला, ठीक है, फिर तुमने एक और फीचर डाला, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, ऐसे कितनी सारी फाइलें तुम्हारी बनने लग गई? बनने लग गई, नहीं लग गई? हजारों फाइलें बन जाएंगी यार तुम्हारी। एक प्रोजेक्ट कभी भी एक झटके में नहीं बनता है। एक प्रोजेक्ट तुम्हारा बनता कैसे है? एक प्रोजेक्ट तुम्हारा बनता है इंक्रीमेंटली, जैसे एक गाड़ी बनती है। एक गाड़ी कभी भी एक झटके में नहीं बन जाती है भाई। ऐसा नहीं होता है कि गाड़ी बननी शुरू हुई, टायर वायर इंजन विंजन सब लग गए, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो तुमने गाड़ी बनाई, तुमने गाड़ी के अंदर गलत टायर फिट कर दिया, क्या तुम उस गाड़ी को डिस्कार्ड कर दोगे या वो टायर को खोल के सही वाला टायर लगाओगे? ये पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। क्या तुम उस गाड़ी को ही फेंक दोगे गलत टायर लगाने पे, या एक उसको निकालोगे, यानी अपना लगाया हुआ टायर रिवर्स करोगे और सही वाला टायर लगाओगे? यहाँ ये क्वेश्चन है। तुम क्या करोगे? तुम गाड़ी का टायर रिवर्स करोगे, खोलोगे और एक सही वाला टायर लगा दोगे। तो बेसिकली तुम क्या बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो यार गाड़ी ऐसे बनती है कि उसके अंदर चेंजेस को रिवर्स किया जाए। कई बार होता है ये, कई बार प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, कई बार तुम एक एप्लीकेशन बना रहे होते हो, तुम्हें चीजों को वापस से पीछे जाना होता है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तुम्हें वापस से रिवर्ट करना होता है चीजों को। तो तुम चाहोगे कि इतना आसानी से चीजों को मैं रिवर्ट कर सकूं कि हेडेक से बच पाऊं मैं। जैसे मैं गाड़ी में कर पा रहा हूँ, मैं गाड़ी का टायर वापस खोल के दूसरा टायर लगा पा रहा हूँ। इतना सिंपल होना चाहिए जिंदगी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी चीजों को रिवर्ट करना। कौन कौन इस चीज से एग्री करता है कि इतना सिंपल होना चाहिए चीजों को रिवर्ट करना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी? बाकी कोई? भाई बाकी लोग जो कुछ पढ़ते नहीं है, हाथ नहीं खड़ा करते, तुम लोगों ने कुछ नहीं करना क्या, मतलब इंजीनियरिंग में? कर लो भाई, कर लो। जो देखो, एक तो उनके साथ कभी नहीं रहना चाहिए जो आपको करने नहीं देते काम। पहले ही बता रहा हूं मैं, उनसे बहुत दूर हो जाओ अभी से, बहुत दूर, ठीक है। पहले बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, दोस्ती यारी नहीं भाई, बहुत दूर। पर काम करना और दोस्ती यारी दो अलग चीज है। दोस्त अच्छे वही है जो आपको पढ़ाई भी कराए साथ साथ, ठीक है। तो जो बोले पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सीखना, एक्सप्लोर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यार इसके लिए देखो, इसके लिए तुम्हारे पास एक टूल आया जिसका नाम था गिट। गिट क्या है? गिट है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम। देखो, गिट क्या करता है ना, गिट तुम्हारे प्रोजेक्ट के सारे वर्जन्स को मेंटेन करके रखता है भाई अपने पास। गिट क्या करता है? गिट तुम्हारे प्रोजेक्ट के सारे वर्जन्स को तुम्हें मेंटेन करने देता है। यानी जितने भी वर्जन्स थे तुम्हारे प्रोजेक्ट के, वो तुम्हें मेंटेन करने देता है वर्जन्स, या मैं ये कह सकता हूँ चेक पॉइंट्स, ठीक है। वर्जन्स कह लो या तुम कह लो चेक पॉइंट्स। जैसे गेम में चेक पॉइंट्स होते हैं यार। एक बात बताओ, एक गेम खेलते हो जब तुम, मान लो एक चेक पॉइंट के बाद अगर तुमने गेम में कोई गड़बड़ कर दी,
तो तुम वापस से उसी चेक पॉइंट से स्टार्ट करते हो ना चीजों को, है ना? तो ये भी वही करने देता है तुम्हें, ये भी तुम्हें मेंटेन करने देता है चेक पॉइंट्स को, वर्जन्स को, किसके? तुम्हारे प्रोजेक्ट के, कि अगर तुमने कोई गड़बड़ी कर दी ना जिंदगी में, तो तुम वापस जा सको, वापस जा सको। ठीक है? जैसे मान लो यार, मैं क्या कर रहा था, मैं अपना प्रोजेक्ट बना रहा था, जैसे अब गाड़ी का एग्जांपल लिया मैंने गाड़ी बनाई, गाड़ी बना के मैंने उसके अंदर एक, मान लो मुझे पिंक टायर लगाना था, बट आगे मैंने टायर लगा दिया पर्पल वाला, पर्पल वाला टायर लगा दिया। अब ये मैंने गलती कर दी ना भाई, तो मैं क्या करूंगा ना, अब मैं इतनी आसानी से वापस जा सकता हूँ। मैं बोलूंगा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वापस ले जाओ यहाँ पे, अब मैं यहाँ जा सकता हूँ। ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर भी क्या होगा, मान लो तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ फीचर्स है, ठीक है? एक फीचर है लॉगिन वाला फीचर, ठीक? एक फीचर है मान लो ऐड टू कार्ट वाला फीचर, एक मान लो गलती से तुमने कुछ फीचर डाल दिया, जैसे फ्रेंड्स का फीचर, ऐसा कुछ डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ठीक है? तुमने बोला भाई ये तो बड़ा गलत हो गया, तो वर्जन कैसे होंगे तुम्हारे? ये है तुम्हारा वर्जन 1, ये है तुम्हारा वर्जन 2, ये है तुम्हारा वर्जन 3। तो गिट तुम्हें क्या बोलता है ना, अब तुम यहाँ खड़े थे, तुम यहाँ खड़े थे, गिट तुम्हें बोलता है ओहो भाई तूने गलती कर दी, कोई नहीं भाई, मेरे पास वर्जन 2 मेंटेन्ड है, तू यहाँ से यहाँ पे जा सकता है आराम से। किसका यूज करके? गिट का यूज करके तुम वहां से वर्जन 3 से वर्जन 2 पे वापस जा सकते हो। तुम चाहो तो इस वर्जन को फ्यूचर के लिए रख सकते हो अपने पास, या तुम चाहो इस वर्जन को तुम उड़ा भी सकते हो, इतना भी तुम्हें गिट देता है, समझे? इतनी पावर भी तुम्हें गिट दे रहा है। तो गिट क्या है? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, एक ये कमांड लाइन टूल है, जिससे तुम क्या कर सकते हो, जिससे तुम अपने प्रोजेक्ट्स के वर्जन्स को मेंटेन करके रख सकते हो, चेक पॉइंट्स को मेंटेन करके रख सकते हो, ताकि तुम चाहो तो तुम उसके अंदर कुछ अपने पिछले कमिट्स को रिवर्ट कर सको, पिछले चेक पॉइंट्स को रिवर्ट कर सको, पीछे जा सको, आगे जाके हिस्ट्री चेक कर सको पीछे जाके कि किस क्या था क्या नहीं था। ठीक है? तो ये है तुम्हारा गिट। अब यार गिट की अगर हम बात करते हैं ना, गिट तुम अपने लोकल मशीन पे इंस्टॉल करते हो। गिट जो है, गिट एक कमांड लाइन टूल है, जिसको तुम अपने लोकल मशीन पे इंस्टॉल करते हो। ठीक है? तब तुमने लोकल मशीन पे इसको इंस्टॉल किया, तुमने बोला यार ठीक है मैं एक पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो पर्सनल प्रोजेक्ट के अंदर मुझे वर्जन कंट्रोल करने का मौका गिट से मिल गया। बट यार एक बात बताओ, अगर अब हमें कोलैबोरेट करना है आपस में, जैसे मान लो मैंने प्रोजेक्ट बनाया, अपने लैपटॉप पे प्रोजेक्ट बना लिया, लेकिन वो एक गिट का है, गिट उसमें यूज कर रहा हूं मैं। अभी मैं तुम्हें बहुत एक लेमैन टर्म में समझा रहा हूँ, कोई टेक्निकल नहीं जाना चाहता मैं, ठीक है? तो मान लो मैं उसमें गिट यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर वर्जन मेंटेन करके रखे हुए हैं, यानी मैंने क्या किया ना, मान लो मैंने अपना प्रोजेक्ट यहां तक बना रखा है, यहां तक बना रखा है, ऐड टू कार्ट तक बना रखा है। अब मेरे पास तुम में से कोई आया, मेरे पास मान लो किसी ने भी है, सपोज से पीहू, सो पीहू सेड कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है? आई वांट, हाँ रुद्राक्ष पूछो क्वेश्चन, क्वेश्चन है कोई? अबे हैंड रेज क्यों कर दिया फिर? ठीक है, एक सेकंड रुको। यार रिकॉर्डिंग का तो मेरे को नहीं पता है भाई इसका कुछ, क्योंकि मेरा अकाउंट ही नहीं है, ठीक है? तो मैं कुछ बता नहीं सकता। तो मैं ये कह रहा था कि अब जैसे मान लो कि पीहू वांट्स टू कंट्रीब्यूट, राइट? सो पीहू सेड आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन योर प्रोजेक्ट, बट मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पड़ा है? मेरा प्रोजेक्ट तो मेरे लैपटॉप पे पड़ा है। मान लो ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है? और इस पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा है, ठीक? अब पीहू इस प्रोजेक्ट पे कैसे कंट्रीब्यूट करे? ठीक है? क्योंकि प्रोजेक्ट तो मेरे लैपटॉप पे पड़ा है। तो गिट तुम्हें ये करने का भी एडवांटेज देता है। गिट से तुम ये भी कर सकते हो, गिट से तुम कोलैबोरेट कर सकते हो आपस में, ठीक है? यही नहीं कि तुम्हें सिर्फ वर्जन्स को मेंटेन करने दे रहा है, गिट तुम्हें आपस में कोलैबोरेशन करने का चांस भी दे रहा है, ठीक है? अब वो कैसे दे रहा है उस पर भी डिस्कस करेंगे। बट अगर मैं बोलूं गिट क्या है, तो गिट बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल टूल है,
जिसके साथ तुम कोलैबोरेट भी कर सकते हो आपस में, ठीक है। तो ये तुम्हें कौन करने देता है? ये तुम्हें गिट करने देता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब यार तुमने पूछा था कि ये तो हो गया गिट, ठीक है। अब तुमने पूछा कि गिटहब और गिट में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज गिटहब? गिटहब क्या है? देखो यार, तुमने प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट तुम्हारे लोकल, तुम्हारे अपने कंप्यूटर पे पड़ा है। वो प्रोजेक्ट कहाँ पड़ा है? तुम्हारे अपने कंप्यूटर पे वो प्रोजेक्ट पड़ा है। बट अब तुम उसको दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो। दुनिया के साथ, दुनिया समझते हो, मतलब बहुत लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो। तो तो पता है क्या हुआ? गिट के सीएलआई के ऊपर, गिट के सीएलआई के ऊपर एक टूल नहीं कह सकते तुम, एक होस्टिंग सर्विस बनाई गई है। एक होस्टिंग सर्विस बनाई गई है, जिस होस्टिंग सर्विस का नाम दिया गया है गिट हब। ये क्या करता है? ये तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को हम कहते हैं रेपोजिटरी। प्रोजेक्ट के अंदर अगर गिट आ गया, सुनना मेरी बात, प्रोजेक्ट के अंदर अगर गिट आ गया ना, तो वो प्रोजेक्ट बन जाता है रेपोजिटरी, ठीक है। वो प्रोजेक्ट क्या बन जाता है? रेपोजिटरी। तो गिटहब क्या करने देता है? गिटहब तुम्हारी जितनी भी रेपोजिटरीज हैं उसको होस्ट कर सकता है। गिटहब तुम्हारी जितनी भी रेपोजिटरीज हैं उसको होस्ट कर सकता है, ताकि वो रेपोजिटरी को कोई भी देख सके। पब्लिक भी होती है, प्राइवेट भी होती है, बट उस पर बाद में जाएंगे। तुम गिटहब को बस ये समझो, गिटहब गिट सीएलआई के ऊपर बना हुआ है, ताकि तुम्हारे प्रोजेक्ट को वो पब्लिकली होस्ट कर सके। अभी के लिए तुम ऐसा समझो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि गिट सीएलआई एक टूल है, गिट सीएलआई एक टूल है, और गिटहब क्या है? गिटहब एक होस्टिंग सर्विस है। समझ आती है इतनी चीज? जैसा अगर मैं तुम्हें दिखाऊं इस टाइम पे, एक सेकंड मैं तुम्हें जरा इसको शो करता हूँ, ठीक है। किसी ने मेरे से ये पूछा था कि वीएलसी का कोड कहाँ मिलेगा, तो ये भी मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो जाता है, एक बार बताना। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? हाँ विजिबल है। तो तुम देख सकते हो ये क्या है? ये गिटहब है। गिटहब पे क्या क्या होस्ट हुआ है? गिटहब पे वीडियो लैन, वीडियो लैन एक ऑर्गेनाइजेशन है। वीएलसी का नाम क्या है? वीडियो लैन, ठीक है। और वीडियो लैन का एक प्रोजेक्ट है, या एक रेपोजिटरी है, रेपोजिटरी, जिसका नाम है वीएलसी। उसको यहाँ क्या किया जा रहा है? उसको होस्ट किया जा रहा है। यानी गिटहब कुछ नहीं है, गिटहब एक सेंट्रल सर्वर है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, बहुत सारे रेपोजिटरीज को होस्ट किया जाता है। गिट सीएलआई क्या है? गिट सीएलआई एक टूल है जो तुम अपने लोकल मशीन पर इंस्टॉल करते हो, ठीक है। और उसके थ्रू तुम एक प्रोजेक्ट के वर्जन्स को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। उसी टूल के ऊपर ये तुम्हारा रैपर है, एक तरीके से रैपर, वो तुम्हारा हनी सिंह वाला नहीं, ये रैपर है तुम्हारा WRAPPER वाला, ठीक है। यानी तुम ये कह लो, ये उसके ऊपर बनी हुई एक सर्विस है, जो गिट के कॉन्सेप्ट्स का यूज करती है, और पब्लिकली या प्राइवेटली भी तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को होस्ट करती है। इसके अंदर और भी सारी चीजें हैं गाइस, बहुत सारे कैच है, ठीक है। जैसे उस पर मैं एक बात करूंगा। यार एक बात मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे एक बात सही से ही बताना। मैंने अभी तुम्हें एक चीज बोली यहाँ पे कि गिट क्या है। गिट एक वर्जन कंट्रोल टूल है जो तुम्हें कोलैबोरेट करने के लिए यूज करता है, ठीक है। तो तुमने अभी गिटहब देखा, फिर तुमने बोला अच्छा गिटहब से तो हम आराम से कोलैबोरेट कर ही सकते होंगे ना। कैसे? हम गिटहब से कोलैबोरेट ऐसे कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट तो है ही, ठीक है। अब मैं तुम्हें जरा एक चीज दिखाता हूँ, कोलैबोरेट गिटहब के थ्रू कैसे करते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों ने एक एग्जांपल भी मांगी थी, और गाइस ये एक सॉर्ट ऑफ चैलेंज भी है तुम्हारे लिए, ठीक है, जो तुम्हें पूरा करना है। तो एक टास्क समझ लो जो तुम लोगों को पूरा करना है, ठीक है। तो टास्क कौन कौन करना चाहता है? कोई टास्क, सबसे पहला ओपन सोर्स टास्क अपना, ठीक है। तो जो सबसे पहला अपना ओपन सोर्स टास्क करना चाहता है उनके लिए है, और तुम इससे गिट और गिटहब भी सीख पाओगे। जिनको थोड़ा बहुत पता है उनको तो पता ही होगा, बट फॉर बिगनर्स जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनके लिए मैं ये चीज कह रहा हूँ, ठीक है। तो
मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब तुम्हें गिटहब पे, यार एक सेकेंड, एक तो लैपटॉप भी भाई बाबा आदम के जमाने का ये वाला, ठीक है। तो गिटहब पे तुम्हें प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है तुम्हें फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस के नाम से, ठीक है। अब पहली बात तो ये, इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। पहली चीज, इसके अंदर कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। और अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि गिटहब के थ्रू तुम कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो प्रोजेक्ट के अंदर। और तुम्हें इस प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करना है गाइस, जी हाँ, याद रखना, इस प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हें कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करना कैसे, देखो इस प्रोजेक्ट के अंदर ना ये फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस क्यों है ना, क्योंकि जो लोग ओपन सोर्स में नए हैं, जिनको गिट और गिटहब के बारे में नहीं पता है, वो अपना पहला कंट्रीब्यूशन ओपन सोर्स में कर पाए और गिट और गिटहब के बेसिक्स को सीख पाए। ये प्रोजेक्ट उनके लिए बनाया गया है, ये कम्युनिटी इनिशिएटिव है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तुम देख सकते हो कुछ 53,000 लोगों ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। या तुम देख सकते हो 53,900 लोग हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर तुम्हें भी अपना पहला कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करना है, वो भी गिट और गिटहब को सीख के, ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए है एज अ बिगनर। अब तुम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो गिटहब का यूज करके और गिट का यूज करके, याद रखना ये दोनों चीजें डिफरेंट है। और यार एक बात और बताओ, क्या सबको ये डिफरेंस समझ आया है अभी के लिए? अभी मैंने तुम्हें पूरा डिफरेंस नहीं बताया गिट और गिटहब में, बस जितना बताया उतना समझ आया है कि गिट क्या है और गिटहब क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले हर प्रोजेक्ट की एक रीडमी होती है। रीडमी क्या है? प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में वो क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा इस प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हें करना क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर बस तुम्हें अपना नाम और अपने बारे में थोड़ा सा ऐड करके, बस यही तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसके अंदर तुम कोई कोड नहीं लिखोगे, इसके अंदर तुम दो चीजें तीन चीजें करोगे, एक गिट सीखोगे, एक गिटहब थोड़े उसके बारे में जानोगे, और अपना नाम वाम लिख के बस पहला कंट्रीब्यूशन कर दोगे। अब तुम देखोगे इसके अंदर सब कुछ बता रखा है कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो गाइस तुम्हें दो चीजें करनी होंगी। एक ये होगा कि तुम्हें गिट अपने पीसी पर इंस्टॉल करना होगा, सबसे पहली चीज, ठीक है। गिट इंस्टॉल करना और गिट को कॉन्फ़िगर करना अपने पीसी पे, तो ये चीजें नोट कर लो सारे के सारे, ठीक है। पहला स्टेप क्या रहेगा? पहला स्टेप तुम्हारा रहेगा गिट को इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। मैं इसका तुम्हें डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है इसके स्टेप्स जो होते हैं, वो मैं तुम्हें उसका लिंक दूंगा। तो तुम्हारे जो भी ये होस्ट कर रहे हैं, इसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा उनके थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले अभी नहीं करोगे तुम्हें, तुम करोगे बाद में, बट मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। गिट को इंस्टॉल करना है एंड कॉन्फ़िगर करना है ऑन योर पीसी, अपने कंप्यूटर पर। पहली चीज तो ये, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि गिटहब पर अकाउंट बनाना है, यानी यहां पर अकाउंट बनाना है। तुम देख सकते हो साइन अप है ना, तो यहाँ पे साइन अप करके अकाउंट भी बनाना है। तो ये दूसरी चीज है। ये दो चीजें तुम्हें करी होनी चाहिए, जिसके स्टेप्स तुम लोगों को मिल जाएंगे। पहली चीज तो ये दो बस एक प्री रिक्विजिट्स हैं, ये लगा लो, ठीक। उसके बाद गाइस अब हम स्टेप्स को देखते हैं क्या है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये प्रोजेक्ट अभी ऑनलाइन पड़ा है, तो इस प्रोजेक्ट में अगर तुम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन से अपने कंप्यूटर पर लाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा, सही बात है ना भाई? अनम्यूट भी कर सकते हो अपने आप को। अगर ये प्रोजेक्ट ऑनलाइन पड़ा है, तो इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले तुम्हें अपने कंप्यूटर पर लाना पड़ेगा। इसकी कॉपी लानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? इसकी कॉपी अपने कंप्यूटर पे बनानी पड़ेगी, सही बात है ना? तो यही है, इसकी कॉपी तुम अपने कंप्यूटर पर बनाओगे, बट कैसे? अब क्वेश्चन ये है,
तुम बोलोगे यार इसकी कॉपी अपने कंप्यूटर पर हम बनाए कैसे? देखो, अब 2 चीज़ें, 3 चीज़ें एक्चुअली में, ठीक है? एक तो है ये फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस, ये जो अकाउंट है ना, ये फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस का अकाउंट है और फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस के अकाउंट पे एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 2 गिटहब अकाउंट लिख रहा हूँ। पहला गिटहब अकाउंट, गिटहब अकाउंट 1, वो किसका है? वो अकाउंट है फर्स्ट गाइस, मैं गिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गिटहब की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस का। अब क्या है, दूसरा गिटहब अकाउंट है मेरा, किसका? मेरा गिटहब अकाउंट 2, यानी कार्तिक का गिटहब अकाउंट है। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है मेरा लैपटॉप, मेरा लैपटॉप, मेरा पीसी। ये 3 चीजें हैं। यहाँ पे ये 3 लोग इन्वॉल्व हैं, ये 3 लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। क्या? एक गिटहब अकाउंट फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस का, जहाँ पे वो प्रोजेक्ट पड़ा है, एक मेरा खाली गिटहब अकाउंट क्योंकि तुमने अभी-अभी नया अकाउंट बनाया है, और एक मेरा लैपटॉप। ये 3 चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगी, ठीक है? तो मैं पहले ही तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है? अब तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो तुम इसकी कॉपी, इसकी कॉपी जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे, इसकी कॉपी बनाओगे अपने गिटहब अकाउंट पे, कॉपी करोगे। कॉपी करने में हम लोग तो सारे उस्ताद ही हैं, ठीक है? पेपर में भी चीटिंग वीटिंग तुम लोग कर ही लेते हो, राइट? तो क्या करोगे तुम इसके प्रोजेक्ट की कॉपी अपने गिटहब अकाउंट पे बनाओगे पहले, पहले तो ये। फिर क्या करोगे? फिर तुम अपने गिटहब अकाउंट से इसको अपने लैपटॉप पर कॉपी करोगे या डाउनलोड करोगे। तुम ये बोल लो कि तुम डाउनलोड करोगे, ऐसा कुछ। अभी मैं बहुत एक लेमैन, एक आसान भाषा में समझा रहा हूँ। स्टेप्स क्या रहेंगे? पहले इसके गिटहब अकाउंट से कॉपी बनाई अपने गिटहब अकाउंट पे, फिर उसको डाउनलोड कर लिया अपने लैपटॉप पे ताकि चेंजेस कर सके, ठीक है? गाइस, यहाँ तक सब बिंदास क्लियर सबको कि करना क्या चाह रहे हैं हम लोग? भाई मैं अपना बहुत कीमती वक्त देके तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ, समझ रहे हो बात को? बहुत काम, ठीक है? तो इस चीज को थोड़ा रिप्लाई में लो, ठीक है? वरना सैटरडे संडे मैं पढ़ता हूँ या घूमता हूँ, ठीक है? तो अब पहला स्टेप कैसे करें? पहला स्टेप कि अपने गिटहब अकाउंट पर इसके गिटहब अकाउंट से कॉपी कैसे क्रिएट करें, ठीक है? आओ देखें। तुम्हें एक बटन दिख रहा है क्या? फॉर्क, फॉर्क वाला बटन दिखाई दे रहा है तुम्हें? जैसे ही तुम इस फॉर्क वाले बटन पे क्लिक करोगे ना, ये पता है क्या करेगा? ये इसके अकाउंट का जो ये प्रोजेक्ट है फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस, इसकी कॉपी बनाएगा तुम्हारे गिटहब अकाउंट पर। आई एम रिपीटिंग, ये इसकी कॉपी बनाएगा तुम्हारे गिटहब अकाउंट पर। तुम रीडमी में स्टेप भी चेक कर सकते हो। क्या कहता है? पहला स्टेप कहता है फॉर्क दिस रेपोजिटरी, ठीक है? फॉर्क दिस रेपोजिटरी क्या करेगा? दिस विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ दिस रेपोजिटरी इन योर अकाउंट। कहाँ पे? गिटहब अकाउंट पे। तो तुम्हें समझ आ गया? सबसे पहली चीज इसके लिए क्या करनी होगी मुझे? इसके लिए सबसे पहले मुझे करना होगा फॉर्क, एज इट इज कॉपी बन के आ जाएगी, ठीक है? अब दूसरी चीज क्या कह रहा है वो? दूसरी चीज हमें करनी थी, हमें डाउनलोड करना था ये प्रोजेक्ट मेरे लैपटॉप पर। हमें डाउनलोड करना था ये प्रोजेक्ट मेरे लैपटॉप पर। जरा उसका स्टेप देखें एक बार। उसका स्टेप क्या है? उसके स्टेप का नाम है क्लोन, क्लोन द रेपोजिटरी। कहां से? अपने अकाउंट से। अब तुम ये कहां से क्लोन कर रहे हो? ये तुम क्लोन कर रहे हो अपने अकाउंट से। कैसे? अब इसके लिए तुम्हें गिट चाहिए गाइस, इसके लिए तुम्हें गिट चाहिए, ठीक है? तो पहला क्या हुआ? मान लो तुमने फॉर्क किया, फॉर्क करके ये रेपोजिटरी तुम्हारे अकाउंट पे आ गई। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें ये अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए तुम क्या करते हो? डाउनलोड करने के लिए तुम करते हो क्लोन, ठीक है? तो क्लोन करने के लिए तुम्हें चाहिए गिट। गिट तुम इसको बिना गिट के भी कर सकते हो, बट गिट के थ्रू ही करना चाहिए। दैट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस, दैट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है? एक बात याद रखना, ठीक है ना? तो बेस्ट प्रैक्टिस है गिट को इंस्टॉल करना। तो तुम देख सकते हो कमांड क्या है, जैसा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो कि ये मेरा अकाउंट है, वैसे तो ये मेरा अकाउंट नहीं है, बट अगर तुम यहाँ कोड पे क्लिक करते हो तो तुम्हें एक लिंक दिखाई देता है, लिंक।
ठीक है, जब तुम कोड पे क्लिक करते हो तो तुम्हें एक लिंक दिखाई देता है, तुम इस लिंक को कॉपी करते हो और लिंक को कॉपी करने के बाद तुम क्या करोगे, तुम ये कमांड रन करोगे, ये कमांड रन करोगे git clone और उसके बाद लिंक, git clone और उसके बाद लिंक। तो ये स्टेप भी यहाँ पे मेंशन्ड है, तभी ये रेपोजिटरी मैंने तुम लोगों के लिए चुनी है, ठीक है, कि तुम्हें इस रेपोजिटरी से मैं कंट्रीब्यूट कराऊंगा, ठीक है। तो git clone और यहाँ पे आएगा लिंक, ठीक है। इससे क्या होगा, ये करने से तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो तुम्हारे अकाउंट से तुम्हारे लैपटॉप पर डाउनलोड हो जाएगा। गाइस यहाँ तक सबको बिंदास क्लियर है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? फटाफट पूछ सकते हो यार, क्लियर है यहाँ तक सबको? इतना स्टेप। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने गिट को इंस्टॉल किया, हमने गिटहब पे अकाउंट बनाया, हमने गिट से गिटहब मतलब एक गिटहब से दूसरे गिटहब पर अपने गिटहब पर प्रोजेक्ट को कॉपी किया, उस प्रोजेक्ट को क्लोन किया अपने लैपटॉप में, अपने लैपटॉप में उस प्रोजेक्ट को क्लोन किया, ठीक है। अब जब तुम ये अपने प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट को अपने लैपटॉप पे क्लोन कर लोगे ना गाइस, ठीक है, तो आगे तुम्हें क्या करना है, आगे अब तुम्हें यहाँ पे ये पूरा का पूरा इसने कुछ कमांड्स दे रखी हैं, इसने तुम्हें पूरी की पूरी एक स्टेप बाय स्टेप मेथड दे रखा है। मैंने तुम्हें बस वहां पे एक हेड स्टार्ट देना था, बट यहाँ एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसको तुम पूरा का पूरा पढ़ोगे और इसको तुम कंट्रीब्यूट करोगे। मैं चाहूँ तो तुम्हें पूरा गिटहब अभी पढ़ा सकता हूँ, बट मुझे उसके लिए अलग से कम 1-1.25 घंटा चाहिए गिट पढ़ाने के लिए। गिट एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, बट क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत जीसॉप के ऊपर भी कवर करना है आज ही, तो मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा A to Z जो स्टेप बाय स्टेप चीज है तुम्हें ये पढ़नी है। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम क्या होता है, सबसे पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन। देखो तुम्हें कोई स्पून फीड नहीं करेगा, मैं तुम्हें किसी रिसोर्स पे पॉइंट कर सकता हूँ, बट वो रिसोर्स तुम्हें सीखना खुद से है। 101 ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज दिस। अगर तुम किसी कंपनी में जा रहे हो या किसी ऑर्ग में जा रहे हो और तुम उसे बोल रहे हो कि वो तुम्हें बैठ के सिखाए, ऐसा नहीं होता। पहली चीज तो ये, तुम्हें सीखना खुद है। मैं तुम्हें बस ऐसा कहते हैं ना, मतलब जैसे तुमने महाभारत में देखा होगा, हथियार अर्जुन ही उठाता है, ठीक है ना, गाइडेंस कृष्ण कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी यही सेम चीज है कि मैं तुम्हें बस, या तुम्हें कोई भी तुम्हारा सीनियर गाइड कर सकता है कहाँ से पढ़ो क्या पढ़ो, करना काम तुम्हें, ठीक है ना। तो तुम्हारा फर्स्ट टास्क आज ये रहेगा। अच्छा कितने लोग लिंक्डइन पे हो तुम, लिंक्डइन पे कितने लोग हो? अरे लिंक्डइन पे कुछ लोग हो तुम? तो जो जो लोग लिंक्डइन पे हैं उनके लिए आज का ये फर्स्ट टास्क ये है कि तुम्हें ये इसके अंदर अपना पहला कंट्रीब्यूशन करना है, पहली चीज। और जब तुम अपना पहला कंट्रीब्यूशन कर लो, उसका स्क्रीनशॉट लोगे, स्क्रीनशॉट लेके लिंक्डइन पर पोस्ट करोगे और मुझे टैग कर देना, मैं तुम्हारी पोस्ट को लाइक करूंगा वहां पे, ठीक है। लिंक्डइन पर भी गाइस थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो जाओ, लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्योंकि वहां पे इंस्टाग्राम तुम्हें कुछ नहीं देगा, देगा तो तुम्हें लिंक्डइन ही देगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे गिट और गिटहब का बेसिक सारा तुम यहीं से सीख जाओगे, जो बेसिक है। ये नहीं कि सिर्फ इतना ही गिट और गिटहब है, इसके लिए तुम्हें और टाइम लगेगा, हम और सेशन ले सकते हैं इसके बाद, राइट। बट अभी के लिए तुम्हें क्या करना है, अभी के लिए तुम्हें पहला कंट्रीब्यूशन अपना करना है, ये पूरी चीजें पढ़ के इतना करना है। जैसे ही कंट्रीब्यूशन हो जाए उसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे टैग कर देना, मैं तुम्हारी पोस्ट को लाइक करूंगा, राइट। तो मैं सबसे पहले इसका लिंक तुम्हें शेयर कर रहा हूँ चैट में यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क ये करना है। तो भैया कौन कौन ये टास्क करने वाला है तो अभी बता दो, कौन कौन करेगा? छह लोग बस। हेलो हेलो चलो देखते हैं। तो लिंक मैंने दे दिया तुम्हें। तो सबसे पहले गाइस तुम्हें ये टास्क करना है पूरा, सबसे पहला टास्क तुम्हारा ये रहेगा, ठीक है। इससे तुम क्या अचीव कर लोगे, इससे तुम एक तो पहला कंट्रीब्यूशन कर लोगे, पहली चीज। और दूसरी चीज ये रहेगी, पहला कंट्रीब्यूशन करने के बाद तुम लोग उसे लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे, तो लिंक्डइन पे भी तुम एक्टिव हो जाओगे, तुम गिट सीख जाओगे, तुम गिटहब सीख लोगे,
ओपन सोर्स में तुम्हारे फर्स्ट स्टेप ये रहेंगे, ठीक है? टैग करना मत भूलना मुझे, मैं तुम्हें तुम्हारी पोस्ट को लाइक ज़रूर करूँगा, ठीक है? और हो सकता है शेयर भी करूँ या कमेंट भी करूँ, ठीक है? तुम्हारी ताकि पोस्ट की रीच बढ़ जाए। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी मैं दे देता हूँ यार तुम्हें। और अब हम फिर उसके बाद थोड़ा जीसॉक पे भी बात करेंगे, ठीक है? तो और एक चीज़ मैं तुम्हें और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, तुम कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो मेरे को, ठीक है? मैं एक्सेप्ट सबकी कर लेता हूँ एंड तुम लोग मेरे को टैग भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये गाइस तुम्हारा पहला टास्क है। अगर आगे जाके मैं तुम्हें कोई भी सेशन लूँगा तो मैं यही देख के लूँगा कि क्या तुम लोग सच में सीरियस हो या नहीं हो। अगर तुम लोग सीरियस नहीं हो, तो मैं भी तुम्हारे सेशन नहीं लूँगा क्योंकि टाइम वेस्ट करना बेकार है, ठीक है? तो अपने करियर को सीरियसली लेते हो, तभी तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता है, पहली चीज़ ये, ठीक है? अब यार एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, अब तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें देख के कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि गिट जो टूल है वो तुम अपने लोकल पे यूज कर सकते हो, बट गिटहब के थ्रू ही तुम कोलैबोरेट कर सकते हो प्रोजेक्ट्स पे? ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा तुम्हें देखने में कि गिट के थ्रू तो तुम अपने पीसी पर काम कर सकते हो, बट अगर तुम्हें कोलैबोरेट करना है प्रोजेक्ट पे किसी और के, तो तुम्हें वहां गिटहब की जरूरत है। ऐसा कितने लोगों को लग रहा है देख के? यार अभी मैंने तुम्हें दिखाया ना, अभी मैंने तुम्हें दिखाया गिटहब पे प्रोजेक्ट है, तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भाई गिटहब इसलिए आया मार्केट में ताकि तुम कोलैबोरेट कर सको? गाइस एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, गिट आया था तकरीबन 2007 में, 5 में आया था शायद, और गिटहब जो था उसके शायद 2 साल बाद आया था। तो तुम मुझे एक बात बताओ, जब गिटहब गिट के 2 साल बाद आया है, तो गिटहब से आने से पहले लोग आपस में कोलैबोरेट कैसे करते होंगे? पता है कैसे करते होंगे? तो आज मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है? कोलैबोरेट करने के लिए तुम्हें मैक्सिमम सिर्फ गिट की जरूरत है, गिटहब की जरूरत नहीं है। अगर तुम देखोगे तो हो क्या रहा है यहाँ पे हो ये रहा है कि गिटहब एक सेंट्रल होस्टिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है। गिटहब यहाँ पे एक सेंट्रल होस्टिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे तुम्हारी सारी की सारी रेपोजिटरी पड़ी हैं और तुम आपस में इजीली कोलैबोरेट कर सकते हो। बट ऐसा असल में गाइस तुम गिट के साथ भी कर सकते हो, बट वहां पे तुम्हें खुद से कुछ चीजों को सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो जो तुम्हारे लिए जो थोड़ा सा टफ काम है ना, अब वो सेटअप पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो सर्वर वाला, डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर सिस्टम्स वाला आ जाएगा। वो तुम्हें मैं इस टाइम बता के कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, बट इतनी बात याद रखो, तुम गिटहब के बिना भी गिट के थ्रू कोलैबोरेट कर सकते हो। सिर्फ गिट के थ्रू भी तुम गिटहब के बिना कोलैबोरेट कर सकते हो, याद रखना, ठीक है? तो गिट का काम ही यही था कि तुम किसी भी मतलब ये गिटहब विटहब ऐसी चीजों के बिना कोलैबोरेट कर सको। ये तो चीजों को इजी करने के लिए यार इन्होंने एक सेंट्रल होस्टिंग सिस्टम बना दिया, जहाँ पे तुम्हारी सारी रिपोजिटरी, सारे प्रोजेक्ट्स को रखा गया है ताकि इसको इसके अंदर तुम कोलैबोरेट कर सको। बट गाइस गिट के साथ भी तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हें गिटहब की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं अलग से मुझे एक बार मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको इस चीज का लिंक भी दूंगा कैसे कैसे करना है, राइट? बट अभी मैं उसकी टेक्निकलिटी में जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो तुम बस एक चीज को अभी के लिए ये याद रखो, क्योंकि अभी तुम बिगनर हो, गिट एक CLI टूल है, एक वर्जन कंट्रोल टूल है, जिसके साथ तुम वर्जन्स को कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, चेक पॉइंट्स को। और गिटहब क्या है? गिटहब तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, तुम्हारी जो रिपोजिटरीज हैं, उनकी एक होस्टिंग सर्विसेज है, जो कि बहुत सारे लोगों को सेम प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करने के लिए इजी बनाती है चीजों को। अभी के लिए बस तुम इतना याद रख सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? गाइस यहाँ पे कोई डाउट है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। तो बेनिफिट्स हमने कवर कर लिया है, ओपन सोर्स क्या है ये कवर कर लिया हमने, गिट और गिटहब में डिफरेंस क्या है 101 मैंने कवर कर दिया है, ठीक है? एक टास्क भी तुम लोगों को मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब हम गाइस बात करते हैं थोड़ा ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन कैसे करें इस चीज की, ठीक है? उससे पहले तुम लोगों को कोई क्वेश्चन है किसी चीज को सीखने के ऊपर है, किसी चीज के ऊपर, वो बताओ। तो
सबसे पहले तो गाइस ओपन सोर्स के अंदर तुम डेटा स्ट्रक्चर्स से कंट्रीब्यूट ना के बराबर कर सकते हो, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स एक वो चीज़ है, मतलब जिससे तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? बट ओपन सोर्स इज मोर अबाउट चीज़ों को बनाना, प्रोजेक्ट्स को बनाना, ऐसा तुम मान लो अभी, ठीक है? ओपन सोर्स में तुम ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को बना रहे होते हो, ठीक है? तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक डिसेंट नॉलेज होनी चाहिए। तुम्हें गिट और गिटहब के बारे में पता होना चाहिए। गिटहब की तरह कुछ लोग एक और होस्टिंग सर्विस यूज़ करते हैं जिसका नाम है गिटलैब। कुछ लोग और एक होस्टिंग सर्विस यूज़ करते हैं जिसका नाम है बिटबकेट। तीनों किस पे काम कर रहे हैं? तीनों काम गिट पे ही कर रहा है, ठीक है? बट है क्या? अलग-अलग होस्टिंग सर्विसेज़ है, राइट? तो तुम्हें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में पता होना चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए गिट एज़ अ टूल के बारे में, ठीक है? तो ये तुम्हारे बेसिक प्रीरिक्विजिट्स रहते हैं। अब तुम में से जो लोग हैं वो क्या-क्या सीख रहे हैं इस टाइम पे? कोई बताना चाहेगा मुझे चैट में? क्या-क्या सीख रहे हो तुम लोग? मतलब प्रोग्रामिंग में कोई सी सीख रहा होगा, कोई सी प्लस प्लस सीख रहा होगा, कोई कुछ उससे आगे भी सीख रहा है क्या? जावा, डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस सोनल ने बोला, और पाइथन लाइब्रेरीज, जावा एप्लेट्स। यार जावा एप्लेट्स, सिद्धार्थ तुम्हें किसने बोला जावा एप्लेट सीखने को मेरे भाई? किसने एडवाइस दिया तुम्हें कि तुम जावा में एप्लेट सीखो? भाई बहुत एक पुरानी चीज हो चुकी है एप्लेट्स, बहुत बहुत डिफंक्ट। उसे भाई अपने कॉलेज के लिए सीख लो, बट उसे तुम जिंदगी में अडाप्ट ना करो, ठीक है? अच्छा, एच टी एम एल एंड पी एच पी, चांद सिंगला ने बोला एच टी एम एल एंड पी एच पी। यार एच टी एम एल अकेले सीखने से क्या होगा? पी एच पी तुम बैकएंड के लिए सीख रहे होगे, राइट? ज्यादातर अगर तुम लोग डेवलपमेंट, यानी तुम्हें शुरू कैसे करना चाहिए मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, यहाँ तो तुम सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन में से कोई एक लैंग्वेज उठाओ, ठीक है? या डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए ही सही, तुम्हें सी नहीं उठानी चाहिए, ठीक है? सी इसलिए नहीं उठानी चाहिए क्योंकि सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। मैं तुम्हें ये बात बोलूंगा कि जिसके अंदर तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम यूज कर सको वो लैंग्वेज उठाओ, यानी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। मैं रिकमेंड करता हूँ सी प्लस प्लस या जावा, क्योंकि पाइथन के अंदर थोड़ी चीज़ें बहुत आसान कर दी गई हैं, तो एज अ फर्स्ट लैंग्वेज उसको मैं ज़्यादा बढ़िया नहीं मानता हूँ, ठीक है? बट कोई नहीं, अगर तुम लोग पाइथन भी उठाना चाहते हो उठा सकते हो। तो सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन में से ही कुछ उठाओ, उसके बारे में अच्छे से सीखो, उसका कोर कॉन्सेप्ट सीखो। कोर कॉन्सेप्ट क्या है? कोर कॉन्सेप्ट तुम वो वेरिएबल वगैरह तो ठीक है, इफ एल्स वगैरह ठीक है, फॉर लूप ठीक है, सब पता है, लेकिन उसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसको ढंग से सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। उसके अंदर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करो, सारे जितने हो सकते हैं, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। इम्प्लीमेंट जब तुम करते हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज अपने आप से आएगा और तुम लोग बहुत कुछ सीख पाओगे उससे। तो ये बात याद रखना गाइस। और मैं ज्यादातर बोलूंगा कि सी प्लस प्लस से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम करना बहुत मुश्किल है। जावा के अंदर डेवलपमेंट का काम ज्यादा होता है, पाइथन के अंदर होता है, जावा स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है? बट ये सी प्लस प्लस से थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट अगर तुमको सीख ही रहे हो तो सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन में से डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए तीनों में से कोई एक लैंग्वेज उठाओ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अच्छे से सीखो, ठीक है? कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ और साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करो। ऐसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है? अब बात आई एप्लेट्स की। एप्लेट्स तुम अपने कॉलेज के लिए सीख रहे हो, चलता है भाई, बट इसका रियल लाइफ में यूज नहीं है अब, ठीक है? एक चीज तो ये है। अच्छा गाइस, एक चीज और है, कोटलिन बहुत अच्छी लैंग्वेज है वाशु। कोटलिन तुम सीख सकते हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर तुम्हारे बहुत काम आएगी। अब जावा से बहुत सारी लोग जाते चले जा रहे हैं। अच्छा गाइस, अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ इस टाइम पे, ट्रेंडिंग में क्या क्या है? ओपन सोर्स में लगभग सब कुछ ही, तुम किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हो। ओपन सोर्स में तुम्हें जावा के प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे, ओपन सोर्स में तुम्हें सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे। बट सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना थोड़ा टफ है, क्योंकि सी प्लस प्लस जो तुम लोग पढ़ते हो उसके लेवल से बहुत ऊपर की सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट्स में यूज होती है। अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं तुम्हें बताऊं, टेस्ला भी सी प्लस प्लस यूज करता है
और भी कुछ कंपनीज हैं जो अपना बैकएंड तक C++ के अंदर लिख देती हैं, ठीक है, बट सिस्टम प्रोग्रामिंग लेवल तक की नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए अगर तुम C++ में कंट्रीब्यूट करते हो तो तुम देखोगे कि बहुत सारे लोग C++ वाली वे नहीं पकड़ते हैं अगर उन्हें कोई प्रोजेक्ट्स बनाने हैं या प्रोजेक्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। वो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग तुम देखोगे नंबर 1 पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जॉब्स भी हैं इसमें, ठीक है, इंटरव्यूज के अंदर भी पूछी जाती है, और जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स भी हैं, बहुत सारे लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क भी हैं। तुम में से किसी ने एंगुलर और रिएक्ट का नाम सुना हो तो बताओ। एंगुलर, रिएक्ट, नोड, इनका नाम सुना है किसी ने यहाँ पे? ठीक है, तो ये किसके फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज हैं, ये किस पे बेस्ड है? ठीक है, अब सोनल ने यहाँ पे एक जवाब भी दिया, जावा नहीं भाई, जावा एंड जावास्क्रिप्ट आर वेरी डिफरेंट। ओके सुमित, ठीक है, जावा के तुम्हारे पास फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं? तुमने सुना होगा स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, ठीक है, ये सब चीजें तुम सुनते होगे, मेरे को पता होगा, मेरे को नहीं पता तुम किसी ने सुना है नहीं सुना, बट तुमने अगर ये सुना स्प्रिंग या स्प्रिंग बूट ऐसा कुछ सुना है, तो वो जावा के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। पाइथन के भी कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे जैंगो, जैसे फ्लास्क, ठीक है, तो ये कुछ फ्रेमवर्क्स, कुछ टेक स्टैक है जो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं सीखना, क्योंकि इसके अंदर प्रोजेक्ट्स ज्यादा मिलते हैं, इनके अंदर जॉब्स बहुत ज्यादा है कंपेयर टू C++ के डेवलपर से, ज्यादा जॉब्स इसमें है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग जैसे अब एक स्टैक उठाते हैं, सपोज किसी ने उठाया मर्न स्टैक। मर्न स्टैक क्या है? मोंगो, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस और नोड, ठीक है। अब कुछ लोग उठाते हैं मीन, मोंगो, एक्सप्रेस, एंगुलर, ठीक है, और एन क्या है? नोड। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट के नाम से एक पूरा टेक स्टैक लोग सीखते हैं, ठीक है। तो तुम लोग भी जो बिगनर हो, तुम लोग भी फुल स्टैक डेवलपमेंट चाहो तो सीख सकते हो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें बनता है तो, ठीक है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बनता है, एक क्वेश्चन में बस आई गेस एंड्रॉयड डेवलपमेंट का भी आया था, तो कॉटलिन एक लैंग्वेज है, उससे तुम्हें शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है, और तुम उसके थ्रू एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो। तुम आई गेस मुझे इसका तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्या कहते हैं तुम्हारा ये जो तुम्हारे iOS के लिए होते हैं, बट आई गेस उसके लिए स्विफ्ट लैंग्वेज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। अगर तुम iOS डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, क्योंकि मैंने iOS डेवलपमेंट कभी करी नहीं है, तो उसको उसकी मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी है, तो मेरे को ज्यादा उसके बारे में ज्यादा मैं जानता भी नहीं, बट ठीक है, तुम iOS डेवलपमेंट के लिए स्विफ्ट एक लैंग्वेज है आई गेस, ठीक है, दैट इज द की देयर। और यार ऐसे ही तुम्हारा गेम डेवलपमेंट है, तो गेम डेवलपमेंट के अंदर तुम C# सीखते हो, तुम C++ में भी करते हो, जैसे जो तुम्हारा अनरियल इंजन है दैट वर्क्स ऑन C++, C# के लिए तुम्हारा यूनिटी है आई गेस, राइट। सो ये है तुम्हारे कुछ चीजें। और यार अगर मैं बात करूँ जावा, ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, ठीक है। ML AI के अंदर भी तुम्हारे बहुत सारी चीजें, तो यार बेसिकली गाइस तुम्हारा एम क्या होना चाहिए ना, एज अ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट, ठीक है, तुम्हारा एम होना चाहिए, अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हो बिल्कुल करो, साथ के साथ में डेटा स्ट्रक्चर्स तो तुम्हें करना ही है जो कॉम्पिटिटिव नहीं करना चाहते, साथ साथ गाइस एक ऐसी स्किल को डेवलप करना शुरू करो जिसमें तुम प्रोजेक्ट्स बना सको, जिसमें तुम कंट्रीब्यूट कर सको ओपन सोर्स में, जिसमें तुम हैकाथॉन्स में जा सको। अब आजकल मुझे नहीं पता तुम में से किसने सुना या नहीं सुना, एक शब्द, एक लैंग्वेज, गोलैंग, सुना है किसी ने गोलैंग के बारे में? गूगल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गोलैंग, ठीक है, और गोलैंग का आजकल एक बहुत अच्छा खासा बूम देखने को मिल रहा है, ठीक है। गोलैंग के अंदर तुम्हारे बहुत सारे ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स भी हैं गोलैंग में, समझ रहे हो बात को? तो बेसिकली तुम्हें कोई एक चीज उठानी है और उसे ढंग से निचोड़ देना है, ये करना है तुम्हें। तो सबसे पहला फोकस तुम्हारा यही रहना चाहिए, और उसके अंदर तुम फिर धीरे धीरे चीजों में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सबसे पहले गाइस पर्सनल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स इसलिए ताकि तुम जब चीजों को सीख रहे हो तो तुम्हें इस चीज की नॉलेज गेन हो रही है ये पता करने के लिए, फिर तुम हैकाथॉन्स में जाना शुरू करो और साथ साथ ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना शुरू करो, उस पर बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक गाइस किसके क्या डाउट्स है, पहले तो ये पूछो यार।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लेट्स वगैरह यार तुम्हें कहीं काम नहीं आएंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस टाइम पे। ये पुराना सिलेबस है, बहुत पुरानी चीजें हैं। इट विल नेवर हेल्प यू इन योर करियर। लर्निंग रिसोर्सेस, देखो, अगर तुम्हें कहीं से एक अच्छे लेवल की वेब डेवलपमेंट सीखनी है ना, फ्री कोड कैंप इज द बेस्ट रिसोर्स यू कैन गेट। बेस्ट रिसोर्स। किस किस ने फ्री कोड कैंप जाके एक बार खोल के देखा है, जो उसका लर्निंग पाथ है पूरा। मैं एक बार तुम्हें दिखा भी देता हूँ, बेस्ट रिसोर्स है गाइस, फ्री कोड कैंप। और एक और रिसोर्स है, एमडीएन के डॉक्स। एमडीएन डॉक्स देखे किसी ने? मोजिला डॉक्स। कोई जरूरत नहीं है सुमित तुम्हें पेड कोर्स करने की भाई, कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट के लिए अब पेड कोर्स भी मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ, बट मैं तुम्हें एक बार जरा ये दिखाऊं। यार उस पैसे का थोड़ा पार्टी वार्टी कर लो ना, मेरे को पार्टी दे देना, पेड लेने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। यार अगर तुम यहाँ देखो ना, फ्री कोड कैंप के अंदर तुम्हें अलग अलग पाथ्स दिखाई देंगे यहाँ पे, ठीक है? तो और ये सब फ्री है ना यार, गेट स्टार्टेड इट्स फ्री, सीधी बात है। ठीक है, तो यार ये पूरा कंप्लीट है अपने में यार, पूरा कंप्लीट है। ठीक है, देख रहे हो तुम, टास्क भी हैं, सर्टिफिकेशंस भी हैं, सब कुछ है। इससे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता भाई, पहले ही बता रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, अच्छा तुम एक चीज और देखो यहाँ पे, बैकएंड देखो, नोड एंड एक्सप्रेस, मोंगो डीबी एंड मोंगूस। ठीक है, देख रहे हो? अच्छा एक चीज और है, अब तुमने सुना है एमडीएन डॉक्स? एमडीएन डॉक्स का नाम सुना है? मोजिला डॉक्स, एमडीएन डॉक्स, किस किस ने सुना है ये नाम? इसका भी दिखाता हूं मैं। काफी लोगों ने सुना लग रहा है। रिसोर्सेज फॉर डेवलपर्स बाय डेवलपर्स। ठीक है, तो तुम देख सकते हो, डॉक्यूमेंटिंग वेब टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग सीएसएस, एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट। तो अगर किसी को बेसिक सीएसएस, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट से शुरू करना है, सबसे बढ़िया डॉक्स है भाई, सबसे बढ़िया। ठीक है, कुछ कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है। देख लो, एचटीएमएल है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, एचटीटीपी के बारे में है, वेब एपीआईज के बारे में, एक्सटेंशन, वेब टेक्नोलॉजी। भाई इससे ज्यादा तुम्हें, तुम इतना पढ़ लो ना जिंदगी में ना, अगर बेसिक, तो तुम बहुत सारे इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के। पता तुम्हें बात? तुम इसको खत्म तो करके दिखाओ एक बार मुझे, फिर हम बात करेंगे इस चीज पे। दोनों में से कोई एक रिसोर्स खत्म करके दिखा दो मेरे को, एंड टू एंड, मान जाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसके लिंक्स भी मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ भाई। फ्री कोड कैंप तो तुम्हें पता ही है, और एमडीएन के बारे में भी तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो तुम कोई भी ये चीजें तुम इससे पढ़ सकते हो। ठीक है, हाउ मच क्वेश्चंस इन डीएसए लीड कोड, सोनल इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अभी इस पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, और पहली बात तो ये, ऐसा नहीं होता, क्वेश्चंस मैटर नहीं करते, मैटर ही करता है कि तुम कैसे प्रैक्टिस करते हो और क्वालिटी क्या है। 1000 क्वेश्चन करने वाले लोग भी फेल हो जाते हैं, और 100 क्वेश्चन करने वाले भी पास हो जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ तुमने सॉल्व कैसे किया था, क्या तुमने मग अप किया था, या तुमने एक्चुअल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को अच्छे से स्टडी किया था। दैट इज द इम्पोर्टेंस देयर, राइट? दैट इज द इम्पोर्टेंस। अच्छे से क्वेश्चन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को स्टडी किया हो, अच्छे से उसको सॉल्व किया हो, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस किया हो। ठीक है, पैटर्न्स को तुमने पढ़ना सीखा हो, जो क्वेश्चंस है उसमें पैटर्न्स ढूंढने आने चाहिए तुम्हें। अगर तुमने वो नहीं सीखा तो तुम कितने क्वेश्चंस कर लो, इट डजेंट मैटर्स। और क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि तुमने अच्छा खासा मिक्स लगाया हो। यानी अगर तुम 2 इजी क्वेश्चन कर रहे हो तो तुमने, यानी मान लो तुमने 3 इजी क्वेश्चन कर रहे हो तो तुमने 2 मीडियम, 1 हार्ड क्वेश्चन उस पर कर रखा हो। समझ रहे हो बात को? ऐसा ऐसा एक एक अच्छा खासा
सिस्टम बनाना पड़ेगा तुम्हें पढ़ने के लिए, ठीक है, डीएसए को। तो गाइस दूसरी बात ये है, अगर तुम कोई पेड कोर्स करना चाहते हो जिसके अंदर तुम्हें मर्न स्टैक पढ़ना है, मर्न स्टैक, तो एंजुला यू का एक यूडेमी का कोर्स है, मैं मर्न स्टैक के लिए बता रहा हूँ। यूडेमी के कोर्सेज यार, अगर तुम पेड करना चाहते हो तो हर चीज के लिए यूडेमी के कोर्सेज आर बेस्ट। चाहे तुम जावा में देख सकते हो, ठीक है, चाहे तुम इसमें मर्न मीन जो भी है, इतने महंगे कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। 300-400 के कोर्स में तुम्हारा काम चल जाता है, अगर तुम्हें सही में कुछ पेड चाहिए तो, ठीक है। ये नहीं कि तुम 20-25 हजार के कोर्स कर रहे हो क्या, टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। क्लियर है इतना? तो अगर तुम्हें कोई भी बोले यार कि 30 हजार का कोर्स ले लो, और ये 30 हजार के कोर्स के लिए भाई, 30 हजार का कोर्स तुमने लिया, 30 हजार का कोर्स लेने के बाद तुमने बोला भाई ये पढ़ लो, ठीक है, इस तरह डेवलपमेंट पढ़ोगे, भाई कोई लॉजिक नहीं है उस चीज का, वो पैसे को कोई और इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। यूडेमी के कोर्सेज बेस्ट है। अमन, डेटा साइंस के लिए तुम्हें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, एज फार एज आई नो, ठीक है, बट कहीं से स्टार्ट जरूर करो उसको। अगर अपने बेसिक्स बनाओ उस चीज के लिए, ठीक है, बेसिक्स बनाने के बाद तुम आगे आगे सीखोगे उसमें। हर चीज का बेसिक एस्पेक्ट यही है। स्टार्टिंग में बहुत महंगी चीजें लेने का कोई फायदा नहीं है। स्टार्टिंग में फायदा यह है कि अपने बेसिक्स को मजबूत करें, फिर चीजों पे फोकस करें, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा यार, अब थोड़ा ओपन सोर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात कर लेते हैं। अब ओपन सोर्स क्या है, ओपन सोर्स क्या है ये तो पता लग गया। अब ओपन सोर्स में तुम कंट्रीब्यूट कहाँ करते हो यार? देखो, ओपन सोर्स के अंदर कुछ ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जैसे मैं बात करूं, रेड हैट एक कंपनी है, लेकिन साथ साथ उसकी एक ओपन सोर्स में ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है जेबॉस, ठीक है। और अगर तुम देखोगे, जैसे मान लेते हैं हम मोजिला, मोजिला फायरफॉक्स तुम यूज करते हो, मोजिला एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा जैंगो, जैंगो तुम्हारा फ्रेमवर्क है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है। तो गाइज ये ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा अभी मैंने तुम्हें दिखाया वीडियो लैन, वीडियो लैन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक प्रोजेक्ट है वीएलसी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास कुल मिला के हजारों ऑर्गेनाइजेशन हैं, हजारों ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं, सिर्फ जीसॉप के अंदर, सिर्फ गूगल समर ऑफ कोड के अंदर कितने ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया है, पहले ये चेक कर लेते हैं एक बार। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। गूगल समर ऑफ कोड 2021 में कुछ 2002 ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, जिनके कुछ 1203 प्रोजेक्ट्स थे। 2020 में कुछ 1198 प्रोजेक्ट्स थे, 199 ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। 2019 में तुम देख सकते हो डेटा, तो तकरीबन इतनी ऑर्गेनाइजेशन तो अकेले गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट करती हैं हर साल, ठीक है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि तुम उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पार्टिसिपेट करो, उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कंट्रीब्यूट करो जो गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट करती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव है यार, दे आर एक्टिव, समझ रहे हो? तो तुम देख सकते हो, हर टेक्नोलॉजी पे तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती हैं, हर टेक्नोलॉजी पे। अगर तुम बोलते हो यार जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट पर भी तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगी, तुम देख सकते हो, ठीक है। ये जेनकिंस मैंने बताई थी आयुष को, आयुष सैनी को, और आयुष इज कंट्रीब्यूटिंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ, राइट। लेकिन तुम देख सकते हो जावास्क्रिप्ट के लिए तुम्हें ये सारी ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रही हैं। अब तुम बोलो यार नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट, आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन पाइथन। पाइथन के अंदर तुम्हें ये सारी, जैंगो खुद खुद पार्टिसिपेट करती है, पाइथन भी खुद पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो तुम्हें ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे भी दिखाई देती है। अगर तुम बोलते हो यार ये भी नहीं चलेगा, मुझे ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, किसी कोई भी तुम एक नाम ले सकते हो, रिएक्ट देख सकते हो तुम, ठीक है। तुम बोलते हो नहीं नहीं यार एंगुलर, एंगुलर पे
ओपिया, तुम्हें पता है ये गूगल बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तकरीबन ये इसको गूगल बैक करती है और ये गूगल से कोड में हर साल सिलेक्ट भी होती है, हर साल, ठीक है। अगर तुम बोलोगे गोलैंग, तो गोलैंग के अंदर भी तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें कहाँ मिलेंगी? देखो जे बॉस भी है जो गोलैंग पे काम करने लगी है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें कहाँ मिलेंगी? ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें इस लिंक पर मिलेंगी, याद रखना। इन्हीं में से ही तुम्हें अपने पसंदीदा स्टैक पर, अपने पसंदीदा टेक्नोलॉजी पर ऑर्गेनाइजेशन उठानी है। मैं लिंक दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यार यही ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं क्योंकि ये पार्टिसिपेट करती हैं। तो इन्हीं में से ही तुम्हें कुछ ना कुछ चूज करना है। एंड्रॉइड पे भी देख लेते हैं, कुछ लोग एंड्रॉइड पे काम करना चाहेंगे, एंकीड्रॉइड है, ओपिया का भी ऐप है, ठीक है। तो लिब्रे हेल्थ तुम देख सकते हो, ठीक है। MIT ऐप इन्वेंटर जो चिंटू चिंटू को तो तुम लोग जानते होगे, है ना चिंटू? अरे चिंटू ऐप वाला, तो वो ऐप किस पे बनाता था? वो ऐप बनाता था MIT ऐप इन्वेंटर पर, ठीक है। तो चिंटू का जो ऐप है उसको बनाने में तुम मदद कर सकते हो MIT ऐप इन्वेंटर को बनाने में, समझ रहे हो? तो MIT ऐप इन्वेंटर भाई, बट ये चिंटू वाली कोडिंग नहीं है इसमें, जावा वगैरह यूज करते हैं लोग, ठीक है। 52 नॉर्थ है वगैरह है, तो बहुत सारी गिट खुद भी है, गिट भी है भाई, देख रहे हो, समझ रहे हो? तो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहला क्वेश्चन गाइस, ये चीज क्लियर है कि कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन उठानी होती है। पहली चीज तो ये, ऑर्गेनाइजेशन उठानी कहाँ से है? देखो अभी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वालों के लिए चीजें थोड़ी अजीब लग रही होंगी क्योंकि तुम लोग अभी सीख रहे हो, बट तुम में से यहाँ कोई थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है क्या, या सेकंड ईयर में भी जो अच्छा खासा टेक्नोलॉजी पे काम करता है? कोई है यहाँ पे ऐसा जो टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिनको अब अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है? यार तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, मतलब ज्यादा कुछ नहीं सीखते वीखते नहीं क्या ज्यादा? कॉलेज में अब माहौल कैसा है? आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो, पढ़ते हो, या छोड़ दिया, अभी भी नहीं करते? पलक झपकते ही थर्ड ईयर में आ गए। भाई तुम लोगों से पूछ रहा हूं मैं। यार पता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिंदगी में थोड़ा थोड़ा सा लिंक्डइन पर, बाकी चीजों पर जाके देखो, तुम्हें पता लगेगा दुनिया बहुत तेजी से दौड़ रही है, ठीक है। और हम लोग वहां पे हमारे कॉलेज में आज भी बहुत धीमे हैं, समझ रहे हो बात को? तो यार ये चीज अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए भी और किसी के लिए भी, ठीक है। अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ले रहे हो, उसको सिर्फ जॉब और पैसे के लिए मत लो, उसको एंजॉय करने के लिए लो। उसमें बहुत कुछ है। जब तुम बनाओगे, प्राइज मिलेंगे, आपस में ग्रुप बनाओगे। टाइम पास स्टूडेंट्स इसलिए हैं, टाइम पास वाले स्टूडेंट्स इसलिए हैं भाई, क्योंकि तुम सब लोग टाइम पास ही कर रहे हो। अब बहुत सारे लोग हैं, सेशन में आए, सेशन छोड़ के चले गए। अबे मेरा क्या ले लोगे तुम? क्या ले लोगे? कुछ नहीं। ये होगा क्या? तुम्हारा ही कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं जाएगा उसमें, समझ रहे हो बात को? एक बंदा अपना टाइम दे के आया, उसकी बात सुनना, ये बात याद रखना, सुननी चाहिए बात, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है गाइस कि आप लोग किसी चीज पे काम करना शुरू करें। तुम्हारा फोकस, अगर अगर तुम्हारा फोकस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मतलब कोई जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो अपना फोकस तुम लोग कुछ चीजों पे रखो। जैसा सबसे पहले तो, अब तुम में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने प्रोग्रामिंग ही नहीं करी होगी। सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात, अब ओपन सोर्स के बारे में तुमसे क्या बात करूं जब तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने वाले ही लोग अभी बहुत कम है, समझ लो, 2 लोग, 3 लोग। तो सबसे पहले ये बात याद रखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना, डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करना, समझ रहे हो बात को? ये बहुत जरूरी है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करना सबसे पहला काम, अगर तुम इंजीनियरिंग को टारगेट कर रहे हो तो। साथ साथ तुम्हें प्रोजेक्ट्स भी दिखाने हैं, तो कोई कोई मतलब एक टेक्नोलॉजी सीखना, टेक स्टैक सीखना जैसे तुम कहते हो, टेक्नोलॉजी स्टैक सीखना, टेक्नोलॉजी स्टैक को सीखकर चीजों को इम्प्लीमेंट करना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है ना। अगर तुम इंजीनियरिंग को, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, किसी का अगर एम गेट है या कुछ है, उसका तो मैं नहीं जानता हूँ भाई, क्योंकि मुझे आगे कोई फर्दर पढ़ना नहीं था किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि मेरे को पता है कि
बेसिकली प्रैक्टिकल बहुत कम होता है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही एक्चुअल एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो मुझे आगे नहीं पढ़ना था। लेकिन अगर तुम्हें पढ़ना है इन केस गेट के लिए, तो वहां पे भी तुम्हें देखो 3 चीजों पे फोकस हमेशा रखो। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स प्लस तुम्हारे जो कोर सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर साइंस के, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तुम लोग सोचते हो कि ये सब्जेक्ट किसी काम के नहीं है, बट एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, कॉलेज में अगर तुम हो साथ के साथ इनको पढ़ लेना। क्योंकि जब तुम अपने एसडी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स के लिए जाओगे, तुम्हें इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज ये है, एक टेक स्टैक पे काम करना और कोई चीजों को बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई तुम्हारे लिए। ओपन सोर्स तो एक एडेड एडवांटेज है, हैकाथॉन्स तो एक एडेड एडवांटेज है, बट ये मिनिमम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। तो कुछ कुछ करो भाई, कुछ सीखो। कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है। तो बेसिकली अब मैं यहाँ बात क्या कर रहा था तुम लोगों से, कि अगर तुम्हें ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना है, तो पहली चीज तो ऑर्गेनाइजेशंस तुम्हें यहीं से उठानी है। ये बात को याद रखना। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशंस अगर तुम्हें यहीं से उठानी है, तो उठानी किस बेसिस पे? उठानी इस बेसिस पे जिस चीज पर तुम काम करना चाहते हो। जावास्क्रिप्ट पर काम करना चाहते हो, सर्च करो। एंड्रॉइड पे काम करना चाहते हो, यहाँ सर्च करो। और कहीं नहीं जाना तुम्हें, सब यहीं मिलेगा। ठीक है। अब मान लो कि तुमने बोला मुझे यार ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी लग रही है, एंकीड्रॉइड। तो भाई ये बस देखने के लिए नहीं है, इसको तुम क्लिक भी कर सकते हो। जब तुम क्लिक करोगे तो एक नए टैब में एक नया पेज खुल जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का पेज पूरा खुल जाएगा। तो तुम देख सकते हो टेक्नोलॉजी क्या है, एंड्रॉइड, जावा, रेस्ट, कॉटलिन, मोबाइल। टॉपिक्स क्या है? एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, एंड्रॉइड है, फ्लैश कार्ड्स है, इन सब चीजों में काम करते हैं, ये टॉपिक है। ठीक है। इसके बारे में तुम पढ़ सकते हो, इसके ऊपर जाके तुम देख सकते हो एंकीड्रॉइड क्या है, क्या नहीं है। जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में तुम जाके पढ़ सकते हो। ठीक है। इसके बारे में पढ़ना चाहो पूरा तुम देख सकते हो, इसका एंड्रॉइड ऐप है अपना। ठीक है। और एंड्रॉइड ऐप में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सब है यहाँ पे, सब कुछ होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें सब कुछ ये गूगल समर ऑफ कोड की वेबसाइट पर ही मिलेगा, तुम्हें और कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अच्छा, मान लो तुमने बोला यार एंकीड्रॉइड अच्छी लग रही है, एंकीड्रॉइड, तो इसमें स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट ऐसे करें, तुम्हें यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है चैट करके, चैट पे क्लिक करोगे। तो चैट पे क्लिक करोगे ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अब एंकीड्रॉइड यूज कर रही है डिस्कॉर्ड। ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है गिटर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं स्लैक, कुछ ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है आईआरसी चैनल्स। ठीक है। अगला काम तुम्हारा ये रहेगा, अपनी जो भी तुमने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करी है, उस ऑर्गेनाइजेशन के चैटिंग चैनल को ज्वाइन करना, उस ऑर्गेनाइजेशन के चैट चैनल को ज्वाइन करना। ठीक है। ज्वाइन करने के बाद गाइस इंट्रोड्यूस करो अपने आप को वहां पे। ठीक है। अपने बारे में बताओ कि तुम्हारा ये नाम है, तुम ये चीज करते हो, तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, किस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो, तुम कंप्यूटर साइंस कर रहे हो या तुम ईसीई कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। ठीक है। अपने बारे में बताओ और बताओ कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब तुम में से कोई लोग ये भी बोलेंगे यार इतने बड़े कोड बेस में कंट्रीब्यूट कौन करेगा भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन गाइस कुछ बिगिनर फ्रेंडली इश्यूज बनाती है। अब इश्यूज क्या है, इशू क्या होता है, आओ देखिए भाई, ये भी देखते हैं। अभी ये बात याद रखना बस, एक ये 101 सेशन है अभी तो मैं तुम्हें इसके अंदर हजारों चीजें बता सकता हूँ, सेशन खत्म ही नहीं होगा। ठीक है। जब भी तुम किसी प्रोजेक्ट की गिटहब रेपोजिटरी पे जाते हो, तुम्हें एक सेक्शन दिखाई देता है इश्यूज। इश्यूज का मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, और क्या कोई बाहर का कंट्रीब्यूटर आके हमारे लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है क्या। इश्यूज का मतलब क्या है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ये इश्यूज हैं, हमें आपकी हेल्प चाहिए, हमें आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है। इश्यूज का ये मतलब होता है। तो तुम देख सकते हो एंकीड्रॉइड के अंदर ये सारे इश्यूज हैं। ठीक है। इश्यूज के अंदर गए एक लेबल है, लेबल पे जब तुम जाओगे ना, तुम्हें एक्चुअली हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है, लेबल के अंदर तुम्हें कुछ एक ऐसे लेबल दिखाई देंगे, गुड फर्स्ट इशू, या तुम्हें दिखाई देगा लो हैंगिंग फ्रूट्स,
या तुम्हें दिखाई देगा बिगिनर फ्रेंडली, या तुम्हें दिखाई देगा इजी, या तुम्हें दिखाई देगा फर्स्ट टाइमर, तो वो तुम्हारे लिए है, जो बिगिनर्स के लिए है। तुम देख सकते हो कितने सारे बिगिनर इश्यूज हैं, कितने सारे। और अब जो मैं तुमसे कह रहा था कि दुनिया बहुत तेज भागती है, तो तुम देख लो भाई दुनिया कितनी तेज भागती है। दुनिया काम करती है, दुनिया सिर्फ मजे ही नहीं करती, काम भी करती है। समझ रहे हो बात को? तो तुम देख सकते हो गाइस, ये सारे के सारे बिगिनर फ्रेंडली इश्यूज हैं, सारे जितने भी हैं। और ये लोग चाहते हैं कि कोई बाहर से कंट्रीब्यूटर आए और इसे सॉल्व करने में मदद करे। तुम देख सकते हो एक्सप्लेन भी इतने अच्छे तरीके से कर रखा है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब बता रखा है, और लोग इस पे काम भी कर रहे हैं यार। ठीक है, अब अभी तक ये इशू पे कोई काम नहीं कर रहा। अब इस इशू पे कोई तुम जाके काम करना चाहो कर सकते हो, जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट करता है या जो कुछ भी करता है, राइट? तुम देख सकते हो कुछ इश्यूज पे तो लोग काम भी कर रहे हैं, वो वाले इशू तुम्हें नहीं उठाने जिसपे लोग काम कर रहे हैं। जैसे ये देखो, ठीक है, ये देख रहे हो, इस पे कुछ ना कोई लोग काम भी कर रहे हैं। ठीक है, देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बिगिनर फ्रेंडली इश्यूज होते हैं। तुम्हारा टारगेट एज अ बिगिनर उन बिगिनर फ्रेंडली इश्यूज पर ही रहेगा। अगर तुम्हें खुद से नहीं मिलते, तो जब तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो ना, तब तुम उनको बोल सकते हो कि आई एम अ बिगिनर, और मुझे कुछ बिगिनर फ्रेंडली इश्यूज पर काम करने के लिए आप कुछ बिगिनर फ्रेंडली इश्यूज को प्रोवाइड करें। देखो, स्पून फीडिंग कोई नहीं करेगा तुम्हें, फिर बोल रहा हूँ। बट अगर तुम काम करना चाहते हो, इतनी हेल्प तुम उनसे ले सकते हो कि तुम एक बिगिनर हो। तुम उनसे ये भी पूछ सकते हो कि मुझे रिसोर्सेज चाहिए कुछ, जैसे मान लो यार, सपोज साहिल का मन किया एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखने का। साहिल ने एंकीड्रॉइड ज्वाइन कर ली, साहिल ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि आई एम साहिल, मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखनी है, मुझे आती नहीं है, एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन योर प्रोजेक्ट। अब तुम्हारा ये भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, कि क्या हम ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके फिर उसमें सीख सकते हैं चीजें। तो तुम वहां पे ये भी पूछ सकते हो कि क्या कुछ रिसोर्सेज आप मेरे को पॉइंट आउट कर सकते हो, ताकि मैं उनको सीख कर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इश्यूज में कंट्रीब्यूट कर सकूं। इतना तुम्हारे लिए हर कोई कर देगा, तो बंदा समझेगा तुम सीखना चाहते हो। समझ रहे हो बात को? लेकिन अगर तुम उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे कि हमें बिठा के समझाओ, कोई नहीं करता ऐसे। और तुम्हें बात करनी है चैनल पे पब्लिकली, सबके सामने, ट्रांसपेरेंट। ओपन सोर्स मीन्स ट्रांसपेरेंट, राइट? तो कहने का ये मतलब है यार, अब तुम में से बहुत लोग क्योंकि काम ही कम करते हैं, करने के बाद अगर तुम्हें अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, स्किल्स को डेवलप करने के लिए तुम्हें पर्सनल प्रोजेक्ट्स, या तो फिर हैकाथॉन, या तो फिर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन शुरू करने पड़ेंगे। गूगल समर ऑफ कोड तो गाइस थोड़े बाद की बात आ जाती है। क्यों? गूगल समर ऑफ कोड तो एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे ही अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में एक पहचान बन जाती है, कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाते हैं, तो गूगल समर ऑफ कोड में तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही है तो, राइट? बट उससे पहले गाइस तुम्हें बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है, ठीक है। अभी किसी के कोई क्वेश्चन है तो फटाफट पूछो यार। बोलो। किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है अभी तक? अरे 1.5 घंटे से ऊपर हो गया मुझे बोलते हुए, किसी का कोई क्वेश्चन आया ही नहीं अभी तक भाई। भाई Guys, you can unmute yourself and ask the doubts. currently I'm in third year. सोने लगन तुम्हें अभी तक सी प्लस प्लस और डीएस से बिल्कुल नहीं आता है, तो सबसे पहले तो तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है, तो तुम्हें चीज़ों को सीखना चाहिए और पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए, ठीक है? कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें कि जो एक चीज़ तुमने पढ़ी थी उसको तुमने छोड़ दिया। क्यों? अब तुम जब वापस जाओगे तो तुम्हें इस चीज़ को रियलाइज़ेशन होगा
कि यार अब तुम्हें हर बहुत सारी चीज़ों को दोबारा से पढ़ना पड़ सकता है। कितनी चीज़ें याद होंगी तुम्हें? मैं खुद बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत सारी चीज़ें भूली पड़ी होंगी। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक चीज़ के डर में जो चीज़ तुम सीख रहे थे उसको छोड़ दो। इट्स अ बैड प्रैक्टिस। चीज़ें नई सीखने का टाइम निकाल सकते हो, बट जो चीज़ें सीख रहे थे उसको छोड़कर आगे बढ़ोगे तो ना वो चीज़ हो पाएगी और हो सकता है कि दूसरी चीज़ के अंदर भी ध्यान ना लगे। तो यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। तो इससे बढ़िया क्या कर सकते हो तुम? इससे बढ़िया तुम ये कर सकते हो कि तुम अपनी चीज़ों को सही से प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेट करके सीखो। ठीक है? डीएस से मस्ट है, एक अच्छे लेवल पर आना ही चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो अगर तुम चाहो तो उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन उसका टाइम फ्रेम बनाओ। 2 या 3-4 महीने, 3 या साढ़े 3-4 महीने का टाइम बनाओ, इस सेमेस्टर का टाइम बनाओ एंड फिनिश इट ऑफ। ठीक है? और कोई क्वेश्चंस? या देखो, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट अगर तुम्हारे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे तो उससे आगे मैं बताना भी नहीं चाहूंगा तुम्हें। समझ रहे हो बात को? डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत बात की बात है योगिता। एक प्रपोजल बाद में आता है। सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशंस को पकड़ें। देखो, मिनिमम 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशंस को अब चूज करो। इट इज अ करेक्ट टाइम। ठीक है? 2 ऑर्गेनाइजेशंस को चूज करो ऑन योर इंटरेस्ट। ठीक है? उसके बाद उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कंट्रीब्यूट करना शुरू करो। कुछ 1 या सवा महीने बाद एक ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना शुरू कर सकते हो तुम, या चाहो तो दोनों के अंदर काम करना शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक ही प्रपोजल सबमिट करना होता है। प्रपोजल कैन बी मल्टीपल। ठीक है? बट तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट तभी करेगी जब तुम सीरियस, तभी लेगी जब तुम कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है? तो कंट्रीब्यूशन इज द फर्स्ट थिंग। बाकी मेरी वीडियो भी है और मैं शायद वीडियो लाऊंगा भी, और जिसके ऊपर एक्चुअली एक यूट्यूब चैनल मैंने ओपन सोर्स के लिए ही बनाया था। ठीक है? तो मैं तुम्हें उसका लिंक भी दूंगा जिसके ऊपर मैं प्रपोजल मेकिंग वगैरह की भी वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है? तो वो जो वीडियो होगी उसके अंदर सब कुछ मैं बताऊंगा, और मेरी कुछ वीडियोस भी हैं। तो तुम मेरे से लिंक्डइन पे उसकी भी गाइडेंस ले सकते हो, या कहीं पे भी गाइडेंस ले सकते हो, उसके कोई इशू नहीं है मेरे को। राइट? बट द थिंग इज, स्टार्ट इट। स्टार्ट करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है? चीजों को मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई है जी शॉक पे। जस्ट सर्च करोगे तुम, जस्ट सर्च अगर तुम करोगे कार्तिक सप्रा गूगल समर ऑफ कोड, तो तुम्हें बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। प्रपोजल पे भी मेरी एक वीडियो नेट पे पड़ी है, गूगल समर ऑफ कोड प्रपोजल पे, जिसमें मैंने अपना प्रपोजल डिस्कस किया है। और जो यूट्यूब चैनल मैं जिस पे और वीडियोस बनाऊंगा वो ये यूट्यूब चैनल है। अगर तुम चाहो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और अब क्योंकि गूगल समर ऑफ कोड का टाइम नजदीक आने वाला है, तो आई विल ट्राई कि अगर मेरे को टाइम मिले तो मैं और वीडियोस लेके आऊंगा। बाकी मेरी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं, तुम सर्च कर सकते हो। ठीक है? एक प्रपोजल पर भी है, तो मैं शायद तुम्हें सर्च करके दे दूं। मिल गई मेरे को मेरी वीडियो, मैं तुम्हें शेयर कर देता हूँ प्रपोजल पे। इसको एंड टू एंड देख लेना। ये वीडियो तुम्हारी काफी हेल्प करेगी अगर तुम चाहते हो हाउ टू मेक अ प्रपोजल, हाउ टू मेक योर प्रपोजल एक्सेप्टेड। बट अगेन, तुम्हें जरूरत पड़ेगी स्टार्ट करने की अभी से। प्रपोजल अभी बहुत बाद में आएगा यार, बहुत बाद में आएगा। ठीक है? बाकी तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे चैनल का लिंक ये है जिसपे मैं ओपन सोर्स पे बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है? तो बेसिकली मैं चैनल ये ओपन सोर्स के लिए सबसे पहले बनाया। ठीक है?
तो ये तो मैं एक्चुअली जब आई यूज्ड टू टीच इन कोडिंग ब्लॉक्स तो मैंने तब उनके चैनल पे ये वीडियो बनाई थी प्रपोजल की, क्योंकि मैं ओपन सोर्स को तो शुरू से ही यार मतलब प्रमोट करता आया, ठीक है? तो उसके लिए बट अब जो वीडियोस आएंगी वो इस चैनल पे आएंगी, तो तुम इसको भी कर सकते हो। एक टेलीग्राम कम्युनिटी भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हो तुम लोग, ठीक है? टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक जो है वो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो, राइट? कहने का मतलब ये है। तो बाकी बाकी ये चीजें रहेंगी। और क्या, हाउ आई प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट फ्रॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। हम या देखो, फॉर प्लेसमेंट्स अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एम है तो यहाँ जो फर्स्ट ईयर्स के लिए उनके लिए मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एम है मतलब तुमने सोच लिया कि भाई मुझे और कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करना, वैसे तो तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है? गेम डेवलपमेंट वगैरह, वेब, जो भी तुम एक्सप्लोर करना चाहो, मतलब ब्लॉकचेन है, बहुत कुछ है। बट अगर तुमने अब मन बना लिया है कि नहीं यार मुझे और कुछ करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करनी है, टेक अ लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको सीखो। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम उसमें सीखो। आफ्टर लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, उसके अंदर व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू व्हाट इज इट इम्प्लीमेंट करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट? अपने जो कोर सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर साइंस के, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कॉलेज में ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं। इन तीनों सब्जेक्ट्स पे अच्छे से फोकस बना के रखो, इनको अच्छे से पढ़ना होगा तुम्हें, ठीक है? और साथ के साथ में अपना प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी को सीखो, जो मैंने तुम्हें अभी बताया, लर्न अ टेक्नोलॉजी, ठीक है? लर्न अ टेक्नोलॉजी, मेक प्रोजेक्ट्स ओवर इट, राइट? इतना बहुत है। अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हो दैट इज एन एडेड एडवांटेज, ठीक है? बट नहीं भी करना चाहते हो तो इतना तुम्हें करना होगा और इतना हो जाएगा 4 साल में। फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर तुम चाहो तो तुम हैकाथॉन्स में जाओ, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो, वो एडेड एडवांटेज है तुम्हारे लिए, राइट? लेकिन इतना तो तुम्हें करना ही है फर्स्ट ईयर में, अगर तुम हो और टाइम भी है तुम्हारे पास। ये गाइस मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक है, तो इसको ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो ज्वाइन। तो इसी पे मैं अनाउंस करता हूँ, राइट? फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है, इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, डीएस में कॉन्फिडेंस आता हूँ। इंटर्नशिप्स पे अप्लाई तुम कर सकते हो योग्यता, अप्लाई करने से अगर तुम फेल हो भी जाते हो तो नो प्रॉब्लम इन दैट, यू विल एटलीस्ट गेट एन एक्सपीरियंस, राइट? तो अप्लाई करो। ये तुम्हारी जीरो स्किल्स नहीं होनी चाहिए, अगर तुम्हारे कुछ स्किल्स भी हैं अप्लाई इट। इफ यू हैव 50 to 60% स्किल्स, अप्लाई इट। जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, अगर तुम्हें लगता है 50% स्किल्स यू आर सेटिस्फाइंग, अप्लाई इट, ठीक है? बट 50% होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं आता उसमें से और अप्लाई कर दिया, नहीं, गलत है। आदित्य तुम कौन से ईयर में हो? तुम फर्स्ट ईयर में हो? आदित्य राज गौतम सेकंड ईयर। 2 महीना डीएसए पे लगाओ, 2-3 महीना, उसके बाद अपना साथ के साथ चीजों को स्टार्ट करो। डीएसए को 2-3 महीने अच्छे से पहलो, फिर डीएसए को साथ के साथ चलाना, बट दो दो क्वेश्चन चलाना, बट अभी 2-2.5 महीना 3 महीना डीएसए को लगाओ। अनुज पहले डीएसए, पहले डीएसए। अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करनी है ना तो पहले डीएसए। ईयर कौन सा तुम्हारा? देखो तुम्हारा प्लानिंग डिपेंड करता है तुम्हारे ईयर पे भी, पहले डीएसए, ठीक है? गिव योर 2-3 मंथ्स। यार हैकाथॉन पे अगर मैं बात करूं आर्यन, तो यू नीड अ टीम, ठीक है? और तुम देख सकते हो यार, सबसे बड़ा हैकाथॉन इंडिया का भी होता है, जो कि एक गवर्नमेंट हैकाथॉन है तुम्हारा, ठीक है? तुम लोगों ने सुना भी होगा, इंडिया का एक बहुत बड़ा, बहुत बहुत अच्छा एक हैकाथॉन होता है, राइट? SIH, राइट? तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। और तुम अगर हैकर अर्थ पे भी जाओगे तो वहां पे भी तुम्हें बहुत सारे हैकाथॉन मिलेंगे। वहां पे तुम सिंगल पार्टिसिपेशन भी कर सकते हो, बट ज्यादातर जो जीतते हैं वो टीम वाले जीतते हैं। अगर तुम हैकर अर्थ पे देखोगे तो हैकर अर्थ पे भी बहुत सारे हैकाथॉन्स होते हैं।
ठीक है? So you can participate in those, either a single person or either you can participate as a team. बट SIH के लिए तो तुम्हें टीम ही चाहिए। SIH में तुम्हें बिना बिना टीम के काम नहीं होने वाला है, और उसके अंदर एक अच्छा खासा तुम्हारा रेशो भी जेंडर का मेंटेन करके रखना होता है, बिकॉज ऑब्वियसली वी वांट गर्ल्स इन टेक ऑल्सो, राइट? ठीक है, सो दैट इज द की, सो दिस इज इम्पोर्टेंट देयर, राइट? अमन, चाहो तो बेसिक कंप्लीट कर सकते हो, वरना कंट्रीब्यूट करना चाहो तो कर सकते हो, बट बेसिक्स अगर कर लो तो बहुत सारी चीजों के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। बाकी चीजें तुम साथ के साथ ही सीखोगे, कभी तुम पूरा सब कुछ नहीं सीख सकते ऑलरेडी, राइट? गाइस, अब ये सेशन में बहुत जल्दी, मैं 2 मिनट में खत्म करने वाला हूं, बहुत टाइम हो गया। हम एक सेशन और रख सकते हैं, बट अगर तुम्हारे कोई डाउट है तो तुम्हें अनम्यूट करके पूछ लेना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जीसॉक से पिक करनी है भाई, बिकॉज दोज ऑर्गेनाइजेशन आर द एक्टिव वंस। आर्यन भाई बहुत बढ़िया, पार्टिसिपेट करो। वाशु, इट्स अप टू यू यार। अनपेड इंटर्नशिप्स मैं कभी प्रेफर नहीं करता, बिकॉज यू शुड बी पेड फॉर योर वर्क। अगर अनपेड इंटर्नशिप पे काम करना है तो व्हाई नॉट ओपन सोर्स? ओपन सोर्स के अंदर कंट्रीब्यूट करके भी तुम सीख रहे हो। बट अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है ना वहां से, तो यू कैन गो। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड।